मिलन और विरह। सुबह उठकर प्रफुल्ल बाबू ने बेटे की चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी। चिट्ठी वैसे उनके नाम नहीं थी, दिलीप ने अपनी मां को ही लिखी थी। विलायत जाने के बाद शुरू शुरू में तो वो सबको चिट्ठी लिखता था, माता पिता, भाई बहन, यहां तक कि पड़ोसियों के नाते मौसी बुआ को भी। पर धीरे धीरे वो सिलसिला कम होता गया। लेकिन मां को दिलीप हर हफ्ते बाकायदा एक चिट्ठी जरूर लिखता है। उसकी मां को चिट्ठी लिखने की आदत कम है, पर बेटे की चिट्ठी का जवाब देने में वो जरा भी देर नहीं करती। बहुत ज्यादा बीमार न हो तो किसी चिट्ठी का जवाब नहीं छूटता। विदेश जाकर भी मां को इतनी गहराई से याद रखने वाले लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। और मां भी तो सिर्फ मां नहीं है, वो जैसे एक प्रतीक है। मां के साथ जिसका जुड़ाव इतना गहरा हो, वो उसी डोर से खिंचकर पूरे परिवार और देश से प्यार करता है। दिलीप भी विदेश जाकर अपना वो नॉस्टेल्जिया नहीं छोड़ पाया। शुरू शुरू की चिट्ठियों में बस घर की बातें लिखता था। मां, मैं तुम्हें लगभग हर रात सपने में देखता हूं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बगल वाले कमरे में ही सो रहा हूं। प्रफुल्ल बाबू को डर लगता था कि जिसे घर से इतना लगाव है वो शायद विदेश में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, नौकरी चाकरी छोड़कर वापस आ जाएगा। तब इस कोलकाता में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलना मुश्किल होगा। पर ऐसा नहीं हुआ। दिलीप ने पूरे 3 साल लंदन में गुजारे। इस बीच वो एक बार भी छुट्टी लेकर घर नहीं आया। घर आने की बात पर उसने लिखा था, मां, आने जाने में जो खर्च होगा, अगर वह पैसा मैं घर भेज दूं तो किसी काम आएगा, या कुछ सामान खरीद कर भेज दूं तो तुम लोग इस्तेमाल कर सकोगे। दिलीप की मां ये सारी चिट्ठियां पढ़कर अपने पति से शिकायत भरे लहजे में कहती थी, तुम शायद उसे अपनी कमियों और शिकायतों के बारे में ज्यादा बताते हो, इसीलिए दिलू भी बस पैसों का ही हिसाब लगाता है। बेटे के आगे पैसों की क्या बिसात। अगर मैं उसे 5 दिन के लिए भी अपने पास पा लेती तो क्या वो खुशी मेरे लिए 5,000 रुपयों से भी बढ़कर न होती। प्रफुल्ल बाबू को भी कभी कभी ऐसा ही लगता था। बेटे को देखने का मन करता था। ऑफिस से घर लौटने पर बड़े बेटे को न पाकर सब सुना सुना लगता था। पड़ोसी दोस्त सुरेन मजूमदार से वे अक्सर कहते थे, डिसीजन शायद सही नहीं रहा सुरेन बाबू। बेटे को इतनी दूर भेजकर मैंने शायद अच्छा नहीं किया। कहते हैं न कि कर्जमुक्त और अपने देश में रहने से बड़ा कोई सुख नहीं है। सुरेन बाबू बाजार का थैला हाथ में लिए घर से निकलते थे। बाजार जाने में वे प्रफुल्ल बाबू के साथ ही थे। दोनों को मछली बहुत पसंद थी। कोई बड़ी मछली मिल जाती तो दोनों साथ मिलकर खरीदते और बांट लेते। सुरेन बाबू दोस्त को तसल्ली देते हुए बोले, अरे छोड़िए भी कर्जमुक्त और अपने देश में रहना। आजकल इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप चाहे कितनी भी कंजूसी से रह ले, महीने के अंत में आप पर कर्ज हो ही जाएगा। और परदेश, आजकल परदेश नाम की भी कोई चीज रह गई है क्या। 25-30 साल पहले अगर कोई यहां से पटना जाकर रहता था तो हम उसे प्रवासी बंगाली कहते थे। अब आप 5 महाद्वीपों में कहीं भी रहें, कोई आपको प्रवासी नहीं कहेगा। ये बात अब बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। प्रफुल्ल बाबू मुस्कुराकर बोले, ऐसा है क्या? सुरेन बाबू बोले, और नहीं तो क्या, लंदन से प्लेन में इस कोलकाता तक आने में कितना समय लगता है? 24 घंटे से भी कम। सोचकर देखिए दुनिया कितनी छोटी हो गई है, मेज पर रखे एक ग्लोब की तरह। सुरेन बाबू स्कूल में मास्टर हैं, पर उनके विचार किसी पुराने पंडित जैसे बिल्कुल नहीं हैं। 50 की उम्र पार करने के बाद भी वे कई मामलों में बहुत खुले विचारों वाले और प्रोग्रेसिव हैं। प्रफुल्ल बाबू बोले, फिर भी पास रहने का जो आनंद है, एक साथ उठना बैठना और आमने सामने बैठकर बातें करना। सुरेन बाबू ने हंसकर कहा, अपनी जवानी को देखना कहिए, ये सब बातें कविताओं में ही अच्छी लगती हैं। पर ऐसे बाप बेटे भी हैं जो अगल बगल के कमरों में रहकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते, और जब बात करते हैं तो पड़ोसियों को लगता है कि घर में डाकू आ गए हैं। उससे तो अच्छा है कि बेटा दूर ही रहे, कम से कम रिश्ता तो अच्छा रहता है। सुरेन बाबू का अपने बेटों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, ये बात प्रफुल्ल बाबू जानते हैं। पर दिलीप की बात अलग है। वो माँ बाप से प्यार करता है, भाई बहनों को चाहता है। इंग्लैंड जाकर भी वो बाकायदा पैसे भेजता है। सच कहा जाए तो उसी के पैसों से घर का ज्यादातर खर्च चलता है। प्रफुल्ल बाबू ने चिट्ठी फिर से पढ़ी। मां को ही लिखी है। एक को लिखने पर घर के सभी लोग वह चिट्ठी पढ़ लेते हैं। हाँ, अपनी बहन सुमी को वह जो चिट्ठियां लिखता है उन्हें प्रफुल्ल बाबू नहीं पढ़ते। बहन के सामने दिलीप कई तरह की भावनाएं और अपना उल्लास जताता है। थोड़ी बहुत कविता भी लिख देता है। इसके अलावा सुमी की दोस्त सुतपा नाम की जिस लड़की से दिलीप प्यार करता है, उसके बारे में भी वो बहन की चिट्ठी में ही ज्यादा लिखता है। इसीलिए जब तक सुमी खुद न दिखाए, प्रफुल्ल बाबू उस चिट्ठी को देखने की कोई खास इच्छा नहीं जताते। दिलीप की इस बार की चिट्ठी बहुत छोटी है,
उसने लिखा है, आदरणीय माँ, मैं यहाँ हालात के फेर में पढ़कर एक लड़की से शादी कर बैठा हूं। उसका नाम रीजा है। नाम देखकर ये मत सोचना कि वह कोई अंग्रेज या जर्मन है। वो बंगाली लड़की ही है। हालांकि हमारी तरह ब्राह्मण नहीं है बल्कि कायस्थ है, पर बहुत ही शरीफ और ऊंचे खानदान की लड़की है। दिखने में भी ठीक ठाक सुंदर है, पढ़ी लिखी है और घर गृहस्थी के काम और सेवा सत्कार भी काफी अच्छे से कर लेती है। मुझे लगता है कि जब मैं घर लौटूंगा तो वो तुम सबको खुश रख पाएगी। मैंने बाबूजी को अलग से कोई चिट्ठी नहीं लिखी। वे मुझ पर गुस्सा न करें। मैं उन्हें और बाकी सबको बाद में चिट्ठी लिखूंगा। शादी से पहले मैं आपकी इजाजत नहीं ले पाया, पर मुझे उम्मीद है कि मैं आपके आशीर्वाद से महरूम नहीं रहूंगा। तुम्हारी चिट्ठी मिलने पर मैं अपनी पत्नी की फोटो अगली डाक से भेज दूंगा। आप दोनों मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सुमी और सुबीर को मेरा प्यार, तुम्हारा दिलीप। चिट्ठी पढ़कर प्रफुल्ल बाबू ने उसे मोड़ा और सोफे के हत्थे पर रख दिया। फिर थोड़ी देर गाल पर हाथ रखे हुए वे ख्यालों में खोए रहे। अरे आप अभी तक बैठे हैं, बाजार नहीं गए? पत्नी की आवाज सुनकर प्रफुल्ल बाबू चौंक पड़े। लतिका कब अंदर से आकर खड़ी हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। प्रफुल्ल बाबू बोले, जा रहा हूं। लतिका बोली, जा रहा हूं क्या होता है? इसके बाद आप ही जल्दबाजी मचाएंगे और आखिर में मछली काटकर पकाने का समय ही नहीं बचेगा। प्रफुल्ल बाबू बोले, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मेरे पास पूरा समय है। लतिका बोली, सिर्फ आपके पास समय होने से क्या होगा? मुझे भी तो खाना पकाने का समय मिलना चाहिए। ऊपर से प्रमदा ने भी 2 दिन से छुट्टी कर रखी है। और ये क्या आपने फिर से दिलू की चिट्ठी निकाली? प्रफुल्ल बाबू बोले, निकाल ली तो क्या हुआ, बस एक बार और पढ़ रहा था। लतिका थोड़ा मुस्कुराई, इससे पहले भी तो 2 बार पढ़ चुके हैं। क्या बेटे की चिट्ठी रटना चाहते हैं? प्रफुल्ल बाबू बोले, तुम्हारे बेटे ने चिट्ठी रटने लायक लिखी है। क्या तुमने सोचा है कि इसका नतीजा क्या होगा? लतिका ने कुर्सी के हत्थे से चिट्ठी उठाई और पति के सामने वाले सोफे पर बैठकर बोली, इसमें सोचने वाली क्या बात है? बेटे की उम्र हो गई है, वो विदेश में नौकरी करने गया है और वहां अपनी पसंद की लड़की देखकर शादी कर ली है। आजकल यही तो दस्तूर है, इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है। जाइए आप बाजार जाइए। प्रफुल्ल बाबू बोले, जा रहा हूं। तुम बाजार करके इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? एक दिन बाजार न हुआ तो क्या हो जाएगा? लतिका बोली, उससे किसी और को कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी तो आपको ही होगी, आप ही तो मछली के बिना खाना नहीं खा सकते। प्रफुल्ल बाबू थोड़ा मुस्कुराए, इसके बाद तो रोज मछली सिर्फ मेरे ही नहीं, किसी के भी नसीब में नहीं होगी। लतिका को यह बात ठीक से समझ नहीं आई। उन्होंने भौहें सिकोड़कर पूछा, इसका क्या मतलब है? प्रफुल्ल बाबू बोले, इसके बाद क्या वो हर महीने 20-22 पाउंड भेज पाएगा? लतिका हैरानी से पति की ओर देखती रही, फिर थोड़े व्यंग्य भरे लहजे में बोली, ओहो, तो इसलिए आपको इतनी फिक्र हो रही है? बेटे ने शादी कर ली है और लंदन में उसे अलग घर लेकर रहना होगा, तो वो हर महीने उतने पैसे नहीं भेज पाएगा। आपको अभी से ये डर सताने लगा है। नहीं भेज पाया तो क्या हुआ, जो रूखा सूखा मिलेगा वही खा लेंगे। तो क्या इसके लिए बेटा शादी न करे? क्या उसका अपना घर संसार ना हो? आप बस अपने ही घर की सोचेंगे। क्या बेटे की खुशियों का कोई ख्याल नहीं है? आप उसके पिता है ना? मेरे मन में तो एक बार भी पैसों की बात नहीं आई। लतिका ने एक साथ कई सवाल और शिकायतें कर डाली। उनका शरीर दुबला-पतला और छोटा सा था। वैसे तो वे बहुत कम बोलती थी, पर गुस्सा आने पर उनका मिजाज ही बदल जाता था। तब वे बिना रुके बोलती रहती थी और उनकी आवाज भी तेज हो जाती थी। प्रफुल्ल बाबू बहुत असहज महसूस कर रहे थे। सच तो यह है कि प्रफुल्ल बाबू जानबूझकर पैसों की बात नहीं उठाना चाहते थे, बस अचानक उनके मुंह से निकल गया। प्रफुल्ल बाबू की आमदनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। नौकरी के अलावा वे अपने दोस्त विद्युत सिकदार के साथ जो एक साइड बिजनेस कर रहे थे, उसमें भी घाटा हो रहा था। शायद एम्पूल की वो फैक्ट्री अब बंद ही करनी पड़ेगी। उधर बेटी भी बड़ी हो गई है, BA पास करके एक मामूली अनएफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। जो तनख्वाह मिलती है उससे बस उसका अपना खर्च और शौक श्रृंगार का थोड़ा बहुत सामान ही आ पाता है। उसकी भी शादी करनी है। थोड़ी बहुत बचत तो है, पर उससे सब कुछ तो नहीं हो सकता। छोटा बेटा भी लगभग बेरोजगार है, उसे कहीं पक्की नौकरी नहीं मिली। एक दोस्त की फर्म में अप्रेंटिस के तौर पर काम कर रहा है, जहां उसे 100 रुपए के करीब अलाउंस मिलता है। वह पैसा तो उसके आने जाने, टिफिन,
सिगरेट और सिनेमा में ही खर्च हो जाता है। ऐसे हालात में पैसों की चिंता होना स्वाभाविक है। फिर भी हैरानी की बात है कि वे शुरू में पैसों की बात नहीं उठाना चाहते थे। वे तो किसी और ही विषय पर बात करना चाहते थे, पर वह बात क्यों दब गई ये वे खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। माँ, आप लोग बाहर के कमरे में इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जो भी कहना है अंदर आकर कहिए ना। सुमी ने कमरे में आकर माँ से शिकायत की। प्रफुल्ल बाबू को थोड़ी हिम्मत मिली। बेटी अक्सर अपने पिता का ही पक्ष लेती है। लतिका बोली, क्या मैं शोर मचा रही हूं? इन्हें बाजार जाना चाहिए। सुबह से दोपहर हो रही है, पर वहां जाने के बजाय ये बेकार की बहसों में उलझे हुए हैं। जो हो गया सो हो गया। अब हम 7 समंदर पार बैठकर आपस में लड़ भी लें तो क्या फायदा? सुमी बोली, बात क्या है? भैया की शादी की खबर न, उस पर तो कल ही आप लोगों ने बात की थी। आज सुबह सुबह फिर से वह बात क्यों छेड़ दी बाबा? प्रफुल्ल बाबू ने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ मां ही नहीं बल्कि बेटी भी उन पर इल्जाम लगाएगी। प्रफुल्ल बाबू थोड़ा मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, सिर्फ एक रात की बातचीत से कोई मसला हल नहीं हो जाता सुमी। सुमी मां की तरह नहीं चिल्लाई। उसने पिता की तरह ही मुस्कुराकर शांत स्वर में कहा, पर आप 7 रातें बात करके भी इसका क्या हल निकालेंगे? प्रफुल्ल बाबू बोले, मैं यही सोच रहा हूं कि मेरा बेटा होकर दिलीप इतना निर्दयी और नासमझ कैसे हो गया। वो यहां एक लड़की को शादी का वादा करके गया था। वो कोई तय किया हुआ रिश्ता नहीं था। उसने खुद उस लड़की से प्यार किया था और वो लड़की उसका इंतजार कर रही है। और आज विलायत जाकर उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। क्या उसकी ज़मीर ने एक बार भी उसे नहीं कोसा? सुमी बोली, ये बात सच है कि भैया ने अच्छा नहीं किया, पर अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। मैं एक बार सुतपा के घर जाऊंगी। वो मेरी ही दोस्त है, उसे समझा बुझाकर कहना होगा। प्रफुल्ल बाबू ने पूछा, क्या तू उसे समझा पाएगी? सुमी बोली, क्यों नहीं समझा पाऊंगी? शायद भैया ने भी उसे पहले ही बता दिया हो। उन दोनों के बीच तो खतो किताबत होती ही थी। ये सच है कि शुरुआत में उसे बहुत दुख होगा, पर हर दुख और सदमे की कोई न कोई तसल्ली तो होती ही है बाबा। वक्त के साथ सब भूल जाते हैं। वह जैसे सुतपा को नहीं बल्कि अपने पिता को ही तसल्ली दे रही थी। बेटे के बर्ताव से प्रफुल्ल बाबू आहत तो हुए ही हैं। बेटा चाहे जितना भी गुणी और पढ़ा लिखा हो, चाहे कितनी भी मोटी तनख्वाह पाता हो, पर जो चरित्र का दोष है वो तो दोष ही है। वादा करके मुकर जाना, और खास तौर पर प्यार और जज्बातों के मामले में इंसान की ऐसी बेरहमी के बारे में तो प्रफुल्ल बाबू सोच भी नहीं सकते। और फिर सुतपा कोई ऐरी गैरी लड़की तो है नहीं। जैसी उसकी खूबसूरती है वैसे ही उसके गुण भी हैं। एमए पास है, पर फिर भी घर गृहस्थी के कामों में कोई आलस नहीं है। ठीक ठाक गा भी लेती है। उसकी आवाज में अपने पसंदीदा रविंद्र संगीत सुनना प्रफुल्ल बाबू को बहुत पसंद है। और उस लड़की में जरा भी घमंड नहीं है। बहुत ही कोमल स्वभाव और साफ दिल की है। आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां बहुत कम ही देखने को मिलती है। कम से कम प्रफुल्ल बाबू की नजर में तो नहीं आई। ऐसी लड़की को उनके बेटे ने इतनी बेरहमी से चोट क्यों पहुंचाई, प्रफुल्ल बाबू ये समझ नहीं पा रहे थे। और साथ ही 2 और औरतों यानी अपनी पत्नी और बेटी का बर्ताव देखकर भी वे हैरान थे। लतिका जल्दी मचाने लगी, बाजार जाइए, बाजार जाइए। इसके बाद किसी भी हालत में ऑफिस का खाना तैयार नहीं हो पाएगा। बहुत ही चिढ़कर प्रफुल्ल बाबू बाजार का थैला लेकर निकले। बाजार पास ही है। अपने बैठक खाने में बैठे बैठे बाजार का शोर शराबा सुनाई देता है। कुछ लोग एकदम बाबू बनकर बाजार आते हैं। सफेद धोती कुर्ता पहनकर वे दुकानदार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सोचते हैं कि इसी से आलू प्याज वाले या मछुआरे उनकी बहुत इज्जत करेंगे, पर वे ऐसा नहीं करते। वे भी इंसान पहचानते हैं और समझ जाते हैं कि ग्राहक किस हैसियत का है। दुकानदार जैसा साइकोलॉजिस्ट दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। वे ग्राहक का चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि उसके दिमाग में कितनी अक्ल है और जेब में कितने रुपए पैसे हैं। प्रफुल्ल बाबू तो लुंगी और बनियान पहनकर बाजार जाते हैं। बहुत ही ठंडे दिमाग से बाजार करते हैं और हर चीज को अच्छी तरह परख कर ही लेते हैं। न दाम में ठगाते हैं और न ही चीज में। फिर भी दुकानदार उन पर नहीं चिढ़ते, पर बाहर जिनकी शरीफ होने की बड़ी तारीफ होती है और जो नवाब बनकर बाजार आते हैं, वे भी अपने बुरे मिजाज का क्या खूब परिचय देते हैं। मोल भाव करके और बहसबाजी करके वे पूरे बाजार में हंगामा खड़ा कर देते हैं। दुनिया में न जाने कैसे कैसे लोग हैं। इस बाजार में आने पर ही उसके कई नमूने मिल जाते हैं। ये सिर्फ मछली सब्जी का बाजार नहीं है, बल्कि दुनियादारी का बाजार है। बाजार आकर खरीदारी करते करते वे दूसरे ग्राहकों के हाव भाव देखते हैं, मन ही मन हंसते हैं
और इंसानी फितरत के बारे में उनका तजुर्बा और बढ़ता है। पड़ोसियों में से कई लोग जाने पहचाने होते हैं और कुछ तो दोस्त जैसे ही हैं। मुलाकात होने पर उसी बीच एकाध सुख दुख की बात भी हो जाती है। बाजार चाहे महंगा हो या सस्ता, प्रफुल्ल बाबू को कभी अपना मिजाज गर्म करते नहीं देखा गया। पर आज बाजार आकर उनका बर्ताव थोड़ा अलग था। गंभीर चेहरे के साथ उन्होंने जल्दी जल्दी खरीदारी निपटा ली। एक बहुत ही जाने पहचाने सज्जन उनके पास से गुजर गए, फिर भी उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। आलू वाले हरे कृष्ण पोद्दार की दुकान से आज भी उन्होंने 1 किलो आलू खरीदे। एक एक आलू चुन चुन कर लिया ताकि कोई सड़ा या कीड़े वाला न निकल आए। तराजू में आलू तौलते तौलते पोद्दार जी बोले, क्या बात है बड़े बाबू, तबीयत वबीयत खराब है क्या? नहीं, खराब क्यों होगी, घर में सब ठीक तो है ना? प्रफुल्ल बाबू बोले, हाँ सब ठीक ही है। बेटा विलायत से कब लौट रहा है? बहुत दिन हो गए ना। पोद्दार को जैसे जानने की बड़ी बेकरारी थी। आज प्रफुल्ल बाबू आलू वाले की बातों पर मन ही मन बहुत चिढ़ गए। थैले में आलू डालकर पैसे गिनते हुए बोले, पता नहीं कब लौटेगा, चिट्ठी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पोद्दार जी बोले, हम तो बड़े बाबू बस दिन गिन रहे हैं। कब विलायत पलटा बाबू आकर मेरी इस दुकान के सामने खड़ा होगा और कहेगा, 1 किलो पोटैटो देना जरा। अपने ही मजाक पर पोद्दार खुद ही हंस पड़े। बचपन में स्कूल में क्लास 4 तक ही पढ़े थे, पर उस पढ़ाई का इस्तेमाल करना नहीं भूलते। रोज इसी आलू की दुकान पर बैठे बैठे बंगाली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कभी कभी अंग्रेजी अखबार की बड़ी बड़ी हेडिंग्स पर भी नजर मार लेते हैं। प्रफुल्ल बाबू बाजार से बाहर आते आते सोचने लगे कि बात तो सही है। बेटा विलायत से लौटेगा तभी तो मोहल्ले वाले उसे विलायत पलटा बाबू कहेंगे। पड़ोसी भी देखेंगे कि वह कितनी डिग्रियां, कितना सामान और दौलत लेकर लौटा है। पर शादी करने के बाद दिलीप सच में लौट भी रहा है या वही विलायत का पक्का वासी बन जाएगा, कौन जाने। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी तो होता है, जिस देश में जाते हैं वहीं की किसी लड़की से शादी करके बस जाते हैं। फिर अपने देश, गांव, घर और मां बाप से कोई लगाव नहीं रह जाता। कामरूप, कामाख्या का जादू तो सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला है। अब दिलीप लौटेगा भी या नहीं, कौन जाने। बाजार से घर लौटने पर पता चला कि प्रफुल्ल बाबू 2 चीजें लाना भूल गए हैं। लतिका ने ही वह गलती पकड़ी और बोली, अजी आज ये कैसा बाजार किया है, पान नहीं लाए, मिर्च नहीं लाए? प्रफुल्ल बाबू बोले, आज पान और मिर्च के बिना ही काम चला लो। लतिका बोली, तो फिर आज खाना पीना भी बिना पकाए ही चला लो। फिर वे पति के और करीब आकर धीमी आवाज में बोली, तुम यूं ही क्यों बड़बड़ा रहे हो? बताओ तो सही हुआ क्या है? किसी न किसी लड़की से तो वह शादी करता ही, एक से नहीं की तो किसी और से कर ली। इसमें दुख से तुम्हारा इतना सीना क्यों फट रहा है? प्रफुल्ल बाबू को अब गुस्सा आ गया। वे जरा तेज आवाज में बोले, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी आत्मसम्मान होता तो बेटे के इस बर्ताव पर तुम्हें भी दुख होता। अपने स्वार्थ को इतना बड़ा करके मत देखो। एक कम उम्र की लड़की है जिससे वह शादी करने का वादा करके गया है और ये बात रिश्तेदारों में भी फैल चुकी है। अब जनाब ने बताया है कि हालात के चलते उन्होंने किसी और लड़की से शादी कर ली है। हालात क्या है वो तो साफ समझ आ रहा है, क्या पता बच्चा पहले ही हो गया हो। लतिका बोली, हाँ बच्चा हो गया है। तुम जाओ विलायत जाकर पोते का अन्नप्राशन कराओ। इस शोर शराबे से सुबीर की नींद खुल गई। वो बाथरूम से किसी तरह मुंह हाथ धोकर आया और बोला, माँ चाय है क्या? चाय दो। लतिका बोली, उठते ही चाय चाय करके मेरा सिर खाना शुरू कर दिया है, अब मुझे ही खा ले। सुबीर बोला, तुम्हें खाने से मेरी चाय की प्यास नहीं बुझेगी माँ, और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा एक टोस्ट, यही तो है ब्रेकफास्ट का इंतजाम। तुम नहीं कर सकती तो दीदी से कहो चाय बना दे। लतिका मुस्कुराकर बोली, हाँ तुम्हारा ब्रेकफास्ट उतने में ही तो हो जाता है, तुम तो बहुत थोड़ ए में ही खुश हो जाने वाले लड़के हो। जब पहले बाजार से पान और मिर्च लेकर आ, तेरे पिताजी भूल गए हैं, फिर आकर चाय पीने बैठना। प्रफुल्ल बाबू ने जल्दी से कहा, अब बाजार नहीं जाना पड़ेगा, मैं ही जा रहा हूं। तुम्हारे पास पिसी हुई मिर्च तो है, मैंने देखी थी। लतिका बोली, उससे काम नहीं चलेगा और भी कुछ साबुत मिर्चें लगेंगी। प्रफुल्ल बाबू बोले, और ज्यादा मिर्च खाकर क्या होगा, यूं ही तो तीखेपन की जलन से बेहाल हो। लतिका हंसकर बोली, आहा जो लोग मिर्च कम खाते हैं उनका तीखापन भी कुछ कम है क्या? प्रफुल्ल बाबू खुद ही दोबारा पान और मिर्च लाने चले गए। सुबीर को बाजार भेजकर कोई फायदा नहीं है, क्या वह ध्यान से चुनकर कुछ लाएगा? 20 साल का हो गया है लड़का, 1 साल बाद शायद ग्रेजुएट भी हो जाएगा।
पर घर की कोई भी जिम्मेदारी प्रफुल्ल बाबू भरोसे के साथ उसे नहीं दे सकते। वो अभी भी खेलकूद और क्लब व्लब में ही लगा रहता है। दिलीप में जिम्मेदारी का एहसास था। घर का कामकाज उसने कम उम्र से ही समझ लिया था और उसे पसंद भी करता था। हैरानी की बात है कि उसी दिलीप ने इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी दिखाई। मिर्च और पान पत्नी के हाथ में देते हुए प्रफुल्ल बाबू बोले, ये लो तुम्हारा पान, अब शायद हुक्म दोगी कि जाओ चूना लेकर आओ। लतिका बोली, नहीं जी, अब वो नहीं करूंगी, चूना तो एक चेहरे पर ही दिख रहा है। फिर वे पति के पास आकर और भी नर्म आवाज में बोली, तुम इतना क्यों सोच रहे हो बताओ तो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुमने तो रिश्ता तय नहीं किया था ना, उन्होंने खुद ही तय किया था, खुद ही एक दूसरे से वादा किया था। अब अगर वे खुद ही उसे तोड़ते हैं तो तुम क्या कर सकते हो? प्रफुल्ल बाबू ने एतराज जताते हुए कहा, दोनों ने नहीं, एक ने तोड़ा है और जिसने तोड़ा है वो तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का बेटा है। जिस पढ़े लिखे, समझदार और दरियादिल बेटे पर हम नाज करते हैं। लता, हमारी भी तो एक बेटी है। अगर हमारी बेटी के साथ कोई लड़का ऐसा बर्ताव करता तो तुम्हें कैसा लगता? सुतपा की माँ के बारे में भी तो एक बार सोचो। लतिका ने फिर थोड़ा ताना मारते हुए कहा, साधना दीदी की बात कर रहे हो ना, उनके बारे में सोचने के लिए तुम तो हो ही कम उम्र में विधवा हो गई और ऊपर से पढ़ी लिखी और खूबसूरत भी है। अभी तक हमारी कोई रिश्तेदारी विशेदारी नहीं हुई है, पर तुमने कितनी पहले से ही वहां आना जाना शुरू कर दिया है। होने वाली समधन से थोड़ी गपशप न कर लो, एक कप चाय न पी लो तो तुम्हारा काम नहीं चलता। बहुत हो गया, बेटे को लेकर तुम्हें बड़ा ज्ञान सूझ रहा है। प्रफुल्ल बाबू चिढ़कर बोले, क्या बकवास कर रही हो? वे अब शेव करने बैठ गए। बातों बातों में ऑफिस के लिए देर हो गई है। दूसरे दिनों के मुकाबले आज नहाना खाना थोड़ा जल्दी निपटाना होगा। दीवार पर लगे शीशे के सामने खड़े होकर प्रफुल्ल बाबू साबुन लगे गालों पर तेजी से सेफ्टेराइजर चलाने लगे। खाने वाले कमरे से सुबीर की आवाज कानों में पड़ी, तो क्या दादा ने लंदन में ही शादी कर ली है माँ? सुमी बोली, तुझे उस खबर से क्या मतलब? सुबीर बोला, थोड़ा मतलब है दीदी। अब मेरा लाइन क्लियर हो गया। सुमी बोली, लाइन क्लियर होने से ही सब हो गया क्या? तेरी ट्रेन आने में अभी बहुत देर है। 7 साल? अरे 7 साल? तू शर्त लगा ले, अगर मैं 7 दिन के अंदर शादी न कर लूं तो। लतिका बोली, नहीं बाबा, इतनी बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी तक BA भी पास नहीं किया, नौकरी चाकरी कुछ है नहीं। तुझे खिला रही हूं, अब क्या तेरी बीवी को भी खिलाऊंगी? सुबीर बोला, आजकल की माओं के दिल में ममता वमता जैसी कोई चीज नहीं है। खैर, मेरी बीवी को नहीं खिलाना चाहती तो मत खिलाओ, कम से कम मुझे तो एक कप चाय दे दो। अच्छा दीदी, दादा ने अगर विलायत में शादी ही की तो क्या उसे कोई विदेशी लड़की नहीं मिली? वही साड़ी पहनने वाली बंगाली लड़की के अलावा उसे कुछ और दिखाई नहीं दिया। पक्की ब्रिटिश न सही, एंग्लो इटालियन, एंग्लो सिसिलियन, एंग्लो हंगेरियन कोई न कोई तो मिल ही जाती। एंग्लो इंडियन को क्यों छोड़ दिया तूने? अरे बाप रे, दादा उनसे बहुत डरता है। एक बार एक बूढ़ी एंग्लो इंडियन मैम ने ट्राम में दादा को खूब डांटा था। दाढ़ी बनाना खत्म करके प्रफुल्ल बाबू जल्दी से बाथरूम में घुस गए। दिलीप की शादी की बात को सबने कितनी आसानी से ले लिया। इसमें जो वादा तोड़ने का एक संगीन गुनाह है, जो बेरहमी और बेदर्दी है, उस तरफ जैसे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, या फिर जानबूझकर वे लोग इस पहलू को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या लतिका सचमुच साधना मुखर्जी की बेटी के साथ रिश्ता तय नहीं करना चाहती थी? क्या लतिका साधना से जलती थी, या फिर ये महज उनकी हंसी ठिठोली थी? साधना की उम्र भी तो अब 40 पार कर चुकी है, पर उसके चेहरे से उम्र का अंदाजा नहीं लगता। ऊपर से वो हमेशा सजी स्वरी रहती है, काले बॉर्डर वाली सफेद साड़ियां ही पहनती है। हालांकि कभी कभी हल्के रंग की साड़ियां भी पहन लेती है। हाथ में बस 2 चूड़ियां और गले में एक पतली सी चैन, इसके अलावा कोई जेवर नहीं। बाल घने हैं पर लंबाई में छोटे। साधना ने उन्हें और काट कर कंधों तक कर लिया है। अच्छी लगती है, उसके चेहरे पर फपते हैं। इसके अलावा साधना प्रोविडेंट फंड ऑफिस में काम करती है। न करे तो काम कैसे चलेगा? सुना है उसका पति काफी भारी रकम का इंश्योरेंस छोड़ गया है। ससुराल की जायदाद से भी कुछ आमदनी होती है, पर साधना सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं रहती। उसका ये आत्मनिर्भर होना प्रफुल्ल बाबू को बहुत अच्छा लगता है। और फिर साधना की बातचीत और तौर तरीकों में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया की झलक मिलती है। प्रफुल्ल बाबू के अपने घर में ऐसा माहौल नहीं है। और दिलीप ने जिस लड़की को चुना है वह भी बहुत अच्छी है। जैसी खूबसूरत है वैसी ही पढ़ी लिखी और सुरीली आवाज वाली भी। वहां जाने पर बहुत खातिरदारी करती है।
बीच बीच में प्रफुल्ल बाबू को काका बाबू कहकर बुलाती है। वे सोचते हैं कि 2 दिन बाद तो उसे काका बाबू से सीधा बाबा कहना पड़ेगा। बेटे की इस मंगेतर को प्रफुल्ल बाबू बहुत प्यार करते हैं। वे सोचते हैं कि उनके अपने बच्चे तो देखने में इतने सुंदर नहीं हैं, पर जब ये लड़की बहू बनकर उनके घर आएगी तो पूरा घर उसके रूप की रोशनी से जगमगा उठेगा। दिलीप भी कितना बेवकूफ है, न जाने ऐसी सुंदर और गुणी लड़की को छोड़कर किस बदसूरत और खूहड़ को घर ले आया। ऐसी लड़की के लिए क्या लड़कों की कमी होगी, उसे दिलीप जैसे फर्स्ट क्लास इंजीनियर और भी मिल जाएंगे। चाहे तो वह दिलीप से भी ज्यादा कामयाब, गुणी और सुंदर लड़का चुन सकती है। पर दिलीप ने जो खोया है, क्या उसकी भरपाई आसानी से हो पाएगी? हो जाए तो अच्छा है। बाकी दिन तो प्रफुल्ल बाबू खाना खाते समय अपनी पत्नी और बच्चों से कुछ न कुछ बातें करते ही हैं। पर आज ऑफिस के लिए देर हो रही थी, न तो समय था और न ही मूड। जल्दी जल्दी खा पी कर वे ऑफिस के कपड़े पहनकर तैयार हो गए। लतिका ने पति के हाथ में टिफिन का डिब्बा थमाया और उनके पीछे पीछे दरवाजे तक आकर बोली, मन उदास मत करो, इस मामले में तुम और मैं तो कुछ कर भी नहीं सकते। छुट्टी के बाद सीधे घर आ जाना, आना जरूर। प्रफुल्ल बाबू बोले, ठीक है। बेटे की चिट्ठी पाकर क्या लतिका का मन दुखी नहीं हुआ होगा? बहुत दुखी हुआ था। पर दिलीप के पिता की तरह वे अपने मन की बात जब तक किसी के भी सामने नहीं खोल सकती थी। उन्हें ऐसा करना पसंद नहीं था। वे अपने मन का दुख मन में ही रखना जानती थी। ये उन्होंने अपने पिता से सीखा था। पिता कहते थे कि हमेशा अपनी चिंताओं और दुखद तकलीफों का बोझ दूसरों पर मत डालो, इससे सामने वाला बस चिढ़ ही जाता है। तुम्हारा दुख तो कम नहीं होता, उल्टे एक नया बोझ बढ़ जाता है। लोगों की दया, एहसान और झुंझलाहट का बोझ भारी होने लगता है। उनके पिता एक आदर्शवादी हेडमास्टर थे। उनका कोई करीबी दोस्त नहीं था, पर इस बात को लेकर उन्हें कभी रोते कल्पते नहीं देखा गया। वे अपना दुख, अशांति और फिक्र खुद ही सह सकते थे और उसका हल भी खुद ही निकाल सकते थे। यही उनके मन का छिपा हुआ गुरूर था। उनके भाइयों को पिता का यह स्वभाव नहीं मिला और न ही बहनों को। बस लतिका का स्वभाव ही इस मामले में अपने पिता पर गया था। लतिका जानती थी कि उनके बच्चों पर उनके पिता से कहीं ज्यादा उनका खुद का असर है। खास तौर पर दिलू पर उसे तो उन्होंने ही अपने हाथों से गढ़ा है। लतिका खुद तो बस मैट्रिक तक ही पढ़ी थी, पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जितना ध्यान उन्होंने रखा उतना उनके पिता ने नहीं रखा। कौन सा बच्चा क्या पढ़ेगा और किसका रुझान किस तरफ है, ये सब लतिका ने ही तय किया था। बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाने को लेकर दिलू के पिता के मन में शक था कि क्या मैं इतना खर्च उठा पाऊंगा। नाम की ही सरकारी नौकरी थी, PWE में थोड़े ऊंचे दर्जे की क्लर्की। उस समय उसकी तनख्वाह ही कितनी थी, पर लतिका ने कहा, बेटे को पढ़ाना ही होगा। जब उसके मन में इतनी चाह है, मैं तुम्हारे घर के खर्च से 15-20 रुपए बचा लूंगी। भले ही एक वक्त मछली न खाए, पर बेटे को इंजीनियरिंग तो पढ़ानी ही होगी। अगर नहीं पढ़ाओगे तो मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। शिवपुर में दाखला लेने के बाद दिलू ने हंसते हुए कहा था, मां, तुम्हारी वजह से ही मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो पाई। सिर्फ बाबा होते तो मुझे सीधा ले जाकर BSc में डाल देते और फिर आखिर में बाबा की तरह ही मैं भी कोई क्लर्क या मास्टर बन जाता। लतिका ने कहा था, धत ऐसा भी कहीं होता है। तेरे बाबा के मन में भी यही इच्छा थी। वे बस सबसे हिम्मत और भरोसा चाहते हैं। दिलू ने कहा था, मतलब किसी सहारे के बिना उनके इरादों का पेड़ खड़ा नहीं रह सकता और बढ़ भी नहीं सकता। तुम वो सहारा हो और बाबा वो झुका हुआ पेड़। लतिका ने हंसकर कहा था, बड़ा आया मोहफट, फिर भी वही पेड़ है। उन्हीं के फूल, फल और छाव है। मैं तो बस एक सूखे बांस का सहारा हूं। लतिका इस बात को लेकर बहुत सचेत थी कि बच्चों के मन में अपने पिता को लेकर कोई गलत धारणा न बने। दिलू ने कहा था, बाप रे बाप, कैसी पतिभक्ति है। वैसे तो देखती हूं कि लड़ते इस गड़ते रहते हो, और जैसे ही हम कुछ कहते हैं तो तुरंत तुम दोनों एक हो जाते हो। बाबा बरगद का पेड़ है और तुम उससे लिपटी हुई सुनहरी बेल। लो अब ठीक है ना? लतिका ने हंसी दबाते हुए बेटे को डांटा था। मारूंगी एक थप्पड़। तेरे बाबा बरगद नहीं है, पर तू जरूर बरगद बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा दिलू। बेटा तुरंत लतिका के पास आकर खड़ा हो गया था। लंबाई में तो मैं सबसे बड़ा हो गया हूं मां, बहुत बड़ा हो गया हूं, 5 फुट 7 इंच। और कितना बड़ा देखना चाहती हो? और बड़ा देखना चाहती हूं, सचमुच बड़ा। ये ऊंची उम्मीदों का मंत्र वे हमेशा अपने बच्चों के कानों में फूंकती रही हैं। बड़ा बनना, अच्छा इंसान बनना,
ऐसा बनना कि 10 लोग तुम्हें जाने पहचाने, तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हारी मिसाल दें। माँ, तुम्हारा खाना अभी तक नहीं बना। सुमी पीछे आकर खड़ी हो गई थी। लतिका ने पीछे मुड़कर देखा। तू जाकर नहा लेना, मेरे खाना बनाने से तेरा क्या लेना देना। सुमी बोली, फिर भी तुम्हारा दिन भर रसोई में फंसे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। तुम्हारे इन भजिया और सब्जी तरकारी का तो जैसे कोई अंत ही नहीं है। लतिका बोली, क्या करूं बता, मैंने तो तुम लोगों की तरह पढ़ाई लिखाई की नहीं है और न ही बाहर नौकरी चाकरी करने निकली हूं। मेरा तो यही काम है। सुमी बोली, तो क्या इतनी देर तक कोई रसोई में रहता है? तुम मेरी नानी तो हो नहीं। आज के जमाने की लड़की न सही पर आज के जमाने की माँ तो हो। इतना कह रही हूं कि गैस मंगवा लो, बहुत जल्दी खाना बन जाएगा। बोस बाबू के घर गैस आ गई है और बनर्जी बाबू के घर भी। बस तुम लोग ही गैस मंगवाने में आनाकानी कर रहे हो। फिर अचानक सुमी को जैसे कुछ याद आ गया। हंसकर बोली, दादा भी तो लंदन में गैस पर ही खाना बनाता है। पहले चिट्ठियों में अपने खाना बनाने का जिक्र करता था। वहां डिब्बों में पैक बना बनाया खाना मिल जाता है। घंटों तक ऐसे एक के बाद एक डिश नहीं बनानी पड़ती। दादा लिखता था कि उसे खुद अपना खाना बनाने में जरा भी परेशानी नहीं होती। अब तो उसकी सारी परेशानी दूर हो गई है ना माँ? भाभी मजे से विदेशी चूल्हे पर विदेशी अंदाज में विदेशी खाना पका रही होगी, है ना माँ? रुको जरा, क्या अभी उनके खाने पकाने का टाइम हुआ है? हिसाब लगाकर देखती हूं कि वहां अभी क्या टाइम हो रहा है। यहां से 4.5 घंटे स्लो, तो यहां अभी 9:45 बज रहे हैं। मतलब वहां अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुई होगी माँ। लतिका बोली, रहने दे, तुझे अभी बैठकर हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। तुझे देर हो रही है ना? क्या स्कूल नहीं जाना? सुमी बोली, आज जाने का मन नहीं कर रहा माँ, सोच रही हूं आज छुट्टी मार लूं। लतिका ने मुंह बनाकर कहा, क्यों बेकार में छुट्टी मारेगी, सर्विस रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। सुमी बोली, एक तो प्राइवेट स्कूल की मामूली सी नौकरी और उसका भी सर्विस रिकॉर्ड। लतिका बोली, फिर भी बिना वजह छुट्टी मारने की आदत अच्छी नहीं है। घर पर बैठकर करेगी भी क्या? सुमी थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, दादा के लिए मन बहुत उदास हो रहा है माँ। लतिका बोली, दादा के लिए या अपनी दोस्त सुतपा के लिए? सच सच बता दे तो अच्छा है। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा माँ? वो सब कहकर अब क्या फायदा? अगर हम सब कहने लगे कि बुरा लग रहा है तो तुम्हारे बाबा पागल ही हो जाएंगे। वैसे ही उन्होंने जो हाल बना रखा है, उन्हें संभालने के लिए ही मुझे मजबूत रहना पड़ता है। ऐसा दिखावा करना पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमी बोली, पर बेचारी सुतपा, एक बार उसके बारे में तो सोचो माँ। दादा ऐसा कुछ कर बैठेगा, उन लोगों के सामने तो हमारा सिर शर्म से झुक गया। दादा पर हम कितना नाज करते थे। लतिका बोली, क्या पता बाबा, तुम लोगों की ये बातें मैं कैसे समझूं? मुझे तो लगता है कि रिश्ते जैसे एक दिन में नहीं बनते, वैसे ही एक दिन में टूटते भी नहीं है। मेरा दिलू जज्बात में बहकर कोई कदम उठाने वाला लड़का नहीं है। सुमी थोड़ी चिढ़कर बोली, एक दिन इसका अंजाम भुगतोगे माँ। बहुत दिनों से वो यही करता आ रहा है। यहां जैसे सुतपा थी वहां वैसे ही रीजा को देख लिया। एक को देखा और दूसरी को भूल गया, उससे दोस्ती कर ली और प्यार कर बैठा। लतिका बोली, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, न जाने कब से ये सब। सुमी बोली, उसका हिसाब लगाने से क्या होगा, 1 साल भी हो सकता है और 1 महीना भी। वो तुम्हारा बेटा है और मेरा भाई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी गलती का साथ दूं। उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, एक लड़की का घोर अपमान किया है, उसे बहुत गहरा दुख दिया है। चूल्हे से सब्जी की कड़ाही उतारते हुए लतिका बोली, जा तू अब नहाने जा, मेरा खाना तो सब बन गया है। सच कहूं तो आजकल चिट्ठियों में वो सुतपा के बारे में कुछ लिखता ही नहीं था, जबकि पहले लिखता था कि माँ तुम उन लोगों से मिलते जुलते रहना, मिसेज मुखर्जी को किसी दिन चाय पर बुलाना, सुतपा को किसी दिन अपने घर लाकर रखना, न जाने क्या क्या लिखता था। पर आखिरी कुछ चिट्ठियों में ऐसी कोई बात नहीं होती थी। सुमी बोली, होती भी कैसे, तब तक तो सिंहासन पर कोई और आकर बैठ गई थी ना। लतिका थोड़ा हंसकर बोली, तुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, जा अब नहाने जा और देर मत कर। उन्होंने फिर से बेटी को जल्दी मचाई। जैसे बाथरूम में जाकर डिब्बे पर डिब्बा पानी डालने से ही मन का गुस्सा शांत हो जाएगा। सुमी एक साड़ी और तौलिया लेकर बाथरूम में चली गई। तेल साबुन सब वही रखा था। लतिका ने इसी बीच रसोई को थोड़ा समेट लिया।
सुबीर सुबह का नाश्ता करके जो गपशप मारने निकला है तो अब सीधा 12:30 या 1 बजे से पहले नहीं लौटेगा। दिलू भले ही माँ बाप को बिना बताए शादी कर ले या कुछ भी करे, पर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई बहुत मन लगाकर करता था। उसका करियर बहुत अच्छा है, मन में ऊंची उड़ान भरने की चाह है। विदेश जाने का सपना था तो जाकर ही माना। किसी भी अड़चन की परवाह नहीं की। पैसों की तंगी या भविष्य की चिंता, कोई भी चीज उसके कदम नहीं रोक पाई। यहां भी तो वो खाली नहीं बैठा था। 700 रुपए की नौकरी छोड़कर वह चला गया। उतने पैसे तो उसके बाबा भी अभी तक नहीं कमा पाते। लंदन जाकर भी वह 1 महीने से ज्यादा खाली नहीं बैठा। जैसे एक काबिल लड़के के लिए कई लड़कियों के रिश्ते आते हैं, वैसे ही दिलीप के हाथ में भी कई नौकरियों के ऑफर आए। उसने खुद उनमें से सबसे अच्छी नौकरी चुनी और कोई बेहतर ऑफर मिला तो वो ऑफिस छोड़कर नई जगह ज्वाइन कर ली। पर सुबीर का करियर अच्छा नहीं रहा। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। सिर्फ सुबीर ही क्यों, मोहल्ले के ज्यादातर लड़कों का यही हाल है। सब लगभग उसी टोली के हैं। वे लोग कहते हैं कि वे अपने करियर की नहीं बल्कि देश की फिक्र करते हैं, देश को नए सिरे से संवारना चाहते हैं। पर लतिका ये सोच नहीं पाती कि अगर वे खुद ही काबिल नहीं बन पाए और कुछ बड़ा नहीं कर पाए तो किसी का क्या भला करेंगे। तुम 10 लोगों को कुछ दोगे तो तुम्हारे पास भी तो देने लायक कुछ होना चाहिए। लतिका ने ये सब बातें दिलीप को लिखी थी। उसके जवाब में दिलू ने लिखा था कि तुम फिक्र मत करो माँ, वो बस बीए पास कर ले, फिर मैं उसे यहां बुला लूंगा। अपने पास रखकर पढ़ाऊंगा या कोई कामकाज सिखाऊंगा। विदेश में बैठकर भी दिलीप घर की फिक्र करता है। भाई बहनों में उसकी जान बसती है। जिसके मन में इतनी ममता है वो इतना बेरहम काम कैसे कर बैठा? क्या इसके पीछे कुछ और नहीं है? क्या इसके लिए सिर्फ दिलीप ही जिम्मेदार है? कौन जाने, उनके अंदर की बात वही बेहतर बता सकते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्या उनके मन की बात हमेशा समझ आती है या वे समझने देते हैं? जिस लड़के को अपनी पढ़ाई और करियर के अलावा कोई और फिक्र नहीं थी, वह चुपके चुपके किसी लड़की से प्यार करता है और उसके साथ एक अलग ही मीठा रिश्ता बना लिया है। क्या लतिका ये बात आसानी से जान पाई थी या मान पाई थी? असल में वे मानना नहीं चाहती थी, इसीलिए शायद मान नहीं पाई। दिलू जब कॉलेज में पढ़ता था और यहां तक कि कॉलेज से निकलने के कुछ दिन बाद तक भी लतिका ही जैसे दिलू की इकलौती दोस्त थी। वो उनके सामने हॉस्टल के शरारती लड़कों के किस्से सुनाता, प्रोफेसरों की बातें बताता और भी न जाने कितने किस्से कहानियां वो अपनी मां को सुनाता जिसका जैसे कोई अंत ही नहीं था। इस खाना पकाने और छोटी सी गृहस्थी की दुनिया से दिलू जैसे उन्हें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाता था। ये एहसास दिलू के बाबा लतिका को नहीं दे पाते थे। वे बस अपने ऑफिस, बाजार की लिस्ट, हिसाब किताब और खाली वक्त में दोस्तों के घर जाकर ताश खेलने में ही लगे रहते थे। हफ्ते में एक बार लतिका बेटे के हॉस्टल जाती थी। अपने हाथों से पकाकर मुड़ी घंटों, मीट स्टू और किसी दिन संदेश, पीठा या खीर ले जाती थी। शुरू शुरू में पति भी साथ जाते थे, पर बाद में उन्हें समय नहीं मिल पाता था तो वह सुमी और सुबीर को लेकर ही जाती थी। जब वे दोनों भी नहीं मिलते थे तो लतिका अकेली ही बेटे से मिलने चली जाती थी। मां को देखकर दिलीप बहुत खुश हो जाता था। मां, तुम्हारी तो बहुत हिम्मत है, अकेली चली आई, डर नहीं लगा। डर किस बात का? बाहर एक कहीं खो जाती तो? क्या मैं कोई छोटी बच्ची हूं या मुझे रास्ते नहीं पता? तू सोचता है कि मैं बिल्कुल गंवार और अनपढ़ औरत हूं। धत, ऐसा कौन कह रहा है? उस दिन हमारा पार्थ क्या कह रहा था पता है? क्या कह रहा था? तुम्हारी और मेरी जो साथ वाली फोटो है जिसे उस दिन विनय दा ने खींचा था, उसे देखकर मेरा रूममेट पार्थ कह रहा था कि इन्हें देखकर तुम्हारी मां तो बिल्कुल नहीं लगती दिलीप। ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी बहन वहन हो या फिर उम्र में थोड़ी बड़ी कोई दोस्त। लतिका ने थोड़ा शर्मा कर कहा था। बड़ा आया मुंहफट। जैसा तू है वैसा ही तेरा वो नालायक रूममेट। आए मेरे सामने तो अच्छे से उसके कान उमेट दूंगी। लतिका मुंह से भले ही न माने, पर सच तो यही है कि बड़े होने पर बेटा दोस्त ही बन जाता है। वो सुख दुख बांटता है और खुद से ही बड़ी बड़ी नसीहतें और सलाह देने लगता है। कभी कभी सोचकर हैरानी होती है कि जो गोद का बच्चा था जिसे उन्होंने रोज पल पल बड़े होते देखा, वह जैसे अचानक जवान हो गया है। बीच के दिन, महीने और साल सब एक दूसरे में मिलकर न जाने कहां गायब हो गए, पता ही नहीं चला। कुछ समाजों में उनकी उम्र की औरतों के भी लड़के दोस्त होते हैं, लतिका ने सुना है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अपनी आंखों से नहीं देखा, पर लतिका को कभी इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। जिसका बेटा इतना आज्ञाकारी और प्यार ममता से भरा हो, उसे किसी और दोस्त की क्या जरूरत?
दिलीप खुद पसंद करके उनके लिए साड़ियां खरीदता था और कब कौन सी साड़ी पहनकर कहा जाना है ये भी बता देता था। इस मामले में प्रफुल्ल बाबू बिल्कुल सिर नहीं खपाते थे। दिलीप को इसका बहुत ख्याल रहता था और बात न मानने पर बेटा गुस्सा भी करता था। सुमी बाथरूम से बाहर आ गई है। उसे नहाने में काफी समय लगता है, पर जिस दिन यूं ही देर हो रही हो और निकलने की जल्दी हो उस दिन तो थोड़ा जल्दी करना चाहिए, पर बेटी से जैसे वो भी नहीं होता। लतिका ने फिर थोड़ा बेटी को डांटा। स्कूल का टाइम कब का हो चुका है, क्या तू आज थोड़ा जल्दी नहीं नहा सकती थी? सुमी ने हंसकर कहा, तुम फिक्र मत करो माँ, मैं ठीक मेकअप कर लूंगी। खाने में तो मुझे 5 मिनट से ज्यादा लगते नहीं, बस साड़ी पहनकर आती हूं, तुम खाना लगाओ। खाने का इंतजाम कुर्सी में इस पर है। ये व्यवस्था विलायत जाने से पहले दिलीप ही कर गया था। सोफा, काउच और सेंटर टेबल से उसने ड्राइंग रूम सजाया था। पुराना रेडियो बदलकर नया रेडियो सेट खरीदा था। घर में जो भी मरम्मत हुई और जो भी मॉडर्न सजावट हुई वह सब दिलीप की ही बदौलत थी। उसके बाबा तो बस बाजार के पान, मछली और सब्जी ही पहचानते हैं। किसी और फर्नीचर या सामान की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं रहता। ढंग से रहने के लिए इंसान को और भी चीजों की जरूरत होती है, ये समझ इस घर में लतिका को है और बच्चों में सबसे ज्यादा दिलीप को। यूं ही कैसे भी रहने से काम नहीं चलता। घर को सुंदर और सजादजा होना चाहिए। बाहर से कोई रिश्तेदार आए तो वह 2 पल खुशी से बैठ सके। घर वालों के साथ कुछ देर गपशप करके जाते समय मन में खुशी का एहसास लेकर लौटे। घर सिर्फ सिर छिपाने की जगह तो है नहीं, घर तो खुशियों का ठिकाना होता है। वो खुशी घर की सजावट में भी झलकनी चाहिए। इस मामले में उनकी और दिलीप की पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। सुमी आकर मेज पर खाने बैठी। लाओ माँ, जो भी बना है दे दो। सब कुछ ही बन गया है, तुम बताओ क्या खाओगी? सुमी बोली, मेहरबानी करके मुझे अपनी ये सब्जियां वब्जियां मत देना। दाल, भुजिया और मछली के झोल के साथ बेटी ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। उसने कभी 5 तरह की डिशेज खाना नहीं सीखा और न ही 5 तरह के पकवान पकाना सीखा। न जाने ससुराल जाकर इस लड़की का क्या होगा। लतिका बेटी को मेन दरवाजे तक छोड़ने गई। बोली, शाम को जल्दी घर आ जाना, और हे भगवान, आज फिर तूने वही सफेद बॉर्डर वाली साड़ी पहन ली। सुमी बोली, मेरा रंग तुम लोगों की तरह गोरा तो है नहीं माँ, क्या मुझ पर हर रंग फपता है? लतिका समझ गई कि बेटी का मूड ठीक नहीं है। वे बोली, स्कूल से जल्दी लौट आना आज और कहीं देर मत करना। सुमी बोली, और कहाँ देर करूंगी माँ, जाने के नाम पर बस एक सुतपा के यहां ही तो जाती थी। अब से वह रास्ता भी बंद हो गया। लतिका ने और कुछ नहीं कहा जब तक सुमी सड़क के मोड़ से ओझल नहीं हो गई। वे उसे देखती रहीं। दिलीप की इस बेरहमी से उसे बहुत गहरी चोट लगी है। खास तौर पर सुतपा उसकी पक्की सहेली है। सुमी ने ही तो दादा से उसकी पहली मुलाकात करवाई थी। ये तो एक खास बात है ही, पर वैसे भी बेटी आजकल बात बात पर चिढ़ जाती है। उसका मूड अक्सर उखड़ा उखड़ा रहता है। लतिका इसकी वजह समझती है। पति से भी वे इस बारे में बात कर चुकी है। अब बेटी की शादी का इंतजाम करना होगा। कोशिशें तो काफी समय से चल रही हैं। थोड़े थोड़े दिनों के गैप पर 2-3 पार्टियां आकर सुमी को देख भी चुकी हैं, पर किसी ने फिर कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। एक पार्टी ने तो दहेज की रकम इतनी बढ़ा चढ़ाकर मांगी कि लतिका लोग आगे बात ही नहीं कर पाए। असल में वे लोग रिश्ता करना ही नहीं चाहते थे। दिलू को भी उन्होंने बेटी की शादी के बारे में लिखा था। दिलीप ने जवाब दिया था, ठीक है, रिश्ता तय करो, पैसों की चिंता मत करना। रिश्ता तय होकर भी नहीं हो पाता। एक बात बनती है तो दूसरी बिगड़ जाती है। लतिका की बेटी सावली है, पर सुमी को कोई बदसूरत नहीं कह सकता। उसकी तीखी नाक और चेहरे की बनावट बड़ी प्यारी है। फिर भी लतिका को इस बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। अब तो शादी की बात सुनते ही सुमी भड़क जाती है। कहती है, रहने दो, अब कोई मुझसे ये बातें मत करना, सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। बेटी का चिढ़ना लाजिमी भी है, उसका भी तो कोई मान सम्मान है, अपने दुख और अपनी नाराजगी है। इससे तो अच्छा होता कि बेटी किसी से प्यार करके शादी कर लेती तो लतिका को खुशी होती, पर उनका वो पढ़ा लिखा और आदर्शों वाला बेटा 2-3 बार प्यार में पड़ सकता है, और उनकी ये बेटी किसी एक लायक लड़के को भी अपनी ओर नहीं खींच पाई। ऐसी दब्बू और सीधी सादी होने से क्या काम चलता है? इतनी शराफत भी किस काम की? मेन दरवाजा बंद करके लतिका वापस रसोई में लौट आई। उन्होंने चेक किया कि मीट सेफ में रखा खाना ठीक से ढका है या नहीं। अब लतिका नहाने जाएंगी। पूरा घर खाली है। सच में उनका मन अब उदास सा हो रहा है।
तो क्या दिलीप ने उन्हें बिना कुछ बताए सचमुच शादी कर ही ली? बेटे की इस शादी को लेकर लतिका ने पति के साथ न जाने कितनी बार सलामशुरा किया था, कितनी ही योजनाएं बनाई थी। भले ही वो प्यार की शादी करे या जो भी करे, पर बेटे की शादी में तुम कंजूसी नहीं कर सकते। प्रफुल्ल बाबू कहते थे, कंजूसी क्यों करूंगा, पर थोड़ा हाथ खींचकर तो चलना ही पड़ेगा ना। बेटी की शादी के खर्च के बारे में भी तो सोचना है। लतिका कहती थी, वो सब सोचो, पर बेटे की शादी में भी किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सारे रिश्तेदारों और दोस्त यारों को बुलाना पड़ेगा। प्रफुल्ल बाबू कहते थे, तुम्हारी तो जैसे पूरी दुनिया ही रिश्तेदार है, सबको बुलाने लगे तो मेहमानों की गिनती 1000 के पार हो जाएगी। लतिका कहती थी, पार होती है तो होने दो, इतने सालों से जिनके घर दावत खाते आ रहे हैं, क्या उन्हें एक बार अपने घर खाने पर नहीं बुलाएंगे? लोग क्या सोचेंगे फिर? प्रफुल्ल बाबू हार मान लेते थे, ठीक है, जब जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें जिन्हें बुलाना है तुम बुलाना ही, चाहे 1000 हो या 1500। फिर लतिका सचमुच एक लता की तरह आगे बढ़कर पति के गले लग जाती थी। क्या तुम गुस्सा कर रहे हो? नाराज मत होना, ये कोई लड़ाई झगड़े की बात थोड़ी है, ये तो खुशियों का मौका है। पूरी जिंदगी तो पाई पाई का हिसाब जोड़ते हुए ही काट दी, क्या एक बार बिना हिसाब के खर्च करने का सुख पाने का मन नहीं करता? कितने ही तरीकों से पैसा बर्बाद होता है, तुमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो हम बेटे की शादी में अपनी मर्जी से खर्च करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि बहुभोज में 1500 लोग आएंगे, बस 600-700 के अंदर ही रहेंगे। फिर गहनों जेवरों को लेकर भी बातचीत हुई थी। जब सुंदर सी बहू आएगी तो उसे भी तो सजाना संवारना होगा। साधना दीदी कहीं उन्हें कंजूस न समझ ले। बहू को हार देंगे, चूड़ियां देंगे और कानों के लिए एक रिंग भी देंगे, ऐसा उन्होंने मन ही मन सोच रखा था। बेटी को साथ लेकर वे न जाने कितनी बार गहनों के डिजाइन पसंद करने बैठी थी। सुमी वैसे गहने वहने ज्यादा पहनती नहीं है, पर बेटी के मन में कोई और बात न आए इसलिए लतिका पहले ही कह देती थी, मैं जो भी बनवाऊंगी 2 सेट बनवाऊंगी, एक तेरे लिए और एक उस बहू के लिए। बहुभोज के लिए श्याम बाजार की तरफ कोई अलग जगह किराए पर लेंगे, सुबह से वहां शहनाई बजेगी। अब तो शादियों में ढोली वोलियों का रिवाज नहीं रहा। लतिका की शादी गांव के घर में हुई थी। उनके पिता एक बहुत मशहूर ढोली की टीम लेकर आए थे। उस टीम में 6 लोग थे, पर दिलू ने उनका कोई शौक पूरा नहीं होने दिया। न बाजा बजा, न पटाखे फूटे, न लोगों ने दावत खाई, न कोई रिश्तेदार आया और न ही कोई जश्न मनाया गया। बस एक लाइन में सब खत्म कर दिया, मां मैंने शादी कर ली है, और फिर शादी की तो एक कायस्थ लड़की से। आजकल वैसे ब्राह्मण और कायस्थ में शादियां होती हैं। अब उतनी सख्ती नहीं रही, पर फिर भी लतिका को रिश्तेदारों के सामने थोड़ा जवाब तो देना ही पड़ेगा। लतिका के एक ताऊ जी अभी जिंदा है, जो तीनों वक्त गायत्री जपते हैं, पक्के ब्राह्मण हैं। ये बात सुनेंगे तो वे लतिका के घर का पानी भी नहीं पिएंगे। फिर बेचारी सुतपा, उस लड़की को भी तो दुख होगा ही। पहले दिन जब सुमी उसे अपने घर लेकर आई थी और उससे मिलवाया था तो लतिका को वो बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा न लगने वाली कोई बात ही नहीं थी। लंबा कद और सुंदर छरहरा बदन, रंग भी बहुत साफ है, बिल्कुल सफेद नहीं बल्कि हल्का लालिमा लिए हुए चेहरे की बनावट प्यारी है और सिर पर घने बाल हैं। लतिका को उसमें कोई खोट नजर नहीं आया था। ऐसा रूप भला किसे पसंद नहीं आएगा। और उसमें गुण भी तो है। उस समय सुतपा हिस्ट्री में ऑनर्स कर रही थी, पढ़ाई लिखाई में तेज है, गाना भी गा लेती है। वैसे कोई खास तालीम नहीं ली, पर फिर भी आवाज बहुत मीठी है। ऐसी लड़की को पसंद न करने की क्या वजह हो सकती है? उसके पीठ पीछे सुमी ने कहा था, दादा के साथ खूब जमेगी, है ना मां? लतिका ने कहा था, जमेगी तो सही, पर क्या ऐसी लड़की को तेरा दादा पसंद आएगा? तेरा दादा दिखने में कोई सुंदर तो है नहीं। सुमी बोली थी, क्या मेरा दादा किसी से कम है? दादा कितना गुणी और पढ़ा लिखा है। सुनो मां, तुम बेफिक्र रहो, उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। सुमी हंस पड़ी थी। लतिका को उस लड़की से कोई शिकायत नहीं थी, बस उसकी मां में थोड़ा मैम साहबों वाला एटीट्यूड है, और लतिका ने साधना के स्वभाव में थोड़ा नखरा भी देखा था। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो, लतिका लड़के की मां है। लड़की की मां के घमंड से उसे क्या लेना देना? लड़की में भी थोड़ा दबा हुआ गुरूर है सुतपा से, और ज्यादा जान पहचान होने के बाद लतिका ने ये बात गौर की थी। पर जिसके पास इतना रूप और गुण हो उसमें थोड़ा नखरा तो होगा ही। इसके अलावा लड़की बहुत कम बोलती है, वो अपने में ही रहती है
उसने लतिका से कभी ज्यादा बात नहीं की। शर्म भी हो सकती है, शादी से पहले होने वाली सास के सामने झिझक तो होती ही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। एक दिन लतिका ने बेटे को रंगे हाथों पकड़ लिया था। दिलू ऑफिस से लौट कर आया था। लतिका बेटे को चाय वाय दे रही थी। उस दिन उसका कोई दोस्त उसके साथ नहीं था। सुमी और सुबीर भी न जाने कहाँ गए थे। कमरे में बस वे और दिलू थे। बेटे के कंधे पर हाथ रखकर हल्की मुस्कान के साथ लतिका ने पूछा था, क्यों रे, तू तो कहता था कि मेरे अलावा और किसी से प्यार नहीं करता, अब क्या हुआ? बता तो सही, ये सब चुपके चुपके कब कर लिया? बेटे ने पहले तो मानना ही नहीं चाहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो, कुछ जानता ही न हो। चेहरे पर बिल्कुल भोलापन लाते हुए बोला, तुम किस बारे में बात कर रही हो मां? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बदमाशी कर रहा है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? तू सुतपा नाम की किसी लड़की को जानता है? दिलीप बोला, शायद कोई लड़की है ना मां? बड़ा आया मुंहफट। वो लड़की है या नहीं ये भी नहीं पता तुझे? दिलीप ने जवाब दिया, मुझे बस थोड़ा सा ही ज्यादा पता है। सुमी की दोस्त है, छोटी बच्ची है। लतिका हंसकर बोली, हाँ बच्ची है, और तू तो उसका बहुत बूढ़ा परदादा है। चल बता, मुझे ये सब कब से चल रहा है, शुरू से बता। कॉलेज के इतने किस्से सुनाए, हॉस्टल की बातें बताई, ऑफिस की इतनी बातें की, पर यह बात तो तूने कभी नहीं बताई। दिलू मुस्कुराते हुए बस उन्हें देखता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो सोचती थी कि तू किसी लड़की के चेहरे की तरफ देख भी नहीं पाएगा। इतना जो शर्मीला है तू, आज भी नहीं देख पाता मां? हाँ नहीं देख पाता, बिना देखे ही सब हो गया। बता ना कैसे हुआ ये सब? दिलू ने हार मानते हुए कहा, ये सब कैसे हो जाता है ये बताया नहीं जा सकता मां। आज दिलू सामने होता तो लतिका उससे पूछती, प्यार कैसे खत्म हो जाता है क्या ये भी नहीं बताया जा सकता? ये बात उसके मुंह से सुनने का बहुत मन कर रहा है लतिका का। उसका चेहरा देखने की बहुत इच्छा हो रही है। घर से बाहर निकलकर सुमी ने अपनी घड़ी देखी, 11 बजने वाले हैं। स्कूल पास ही है, अगर अभी तुरंत बस मिल जाए तो 10-12 मिनट में लेक टाउन पहुंच जाएगी, ज्यादा देर नहीं होगी। हेडमिस्ट्रेस को थोड़ा बता देने से काम चल जाएगा। और फिर पहले पीरियड में उसकी कोई क्लास भी तो नहीं है, बच्चियों को कोई परेशानी नहीं होगी। पर हेडमिस्ट्रेस कमला सेन मुंह फुलाकर कहेंगी, तुम आज भी देर से आई सुमी, 10:30 बजे की अटेंडेंस है और तुम 11 बजे आ रही हो। ये रेगुलरिटी तो अच्छी बात नहीं है। हेडमिस्ट्रेस उसे अच्छी नजर से नहीं देखती, उसकी अटेंडेंस और चालढाल में बहुत सी कमियां निकालती है। पर सुमी को लड़कियां पसंद करती है। असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस केतकी दत्त उसे पसंद करती है और उसकी कुलीग रमा और बीना उसे बहुत प्यार करती है। सेक्रेटरी भी हेडमिस्ट्रेस की विरोधी टीम को ही बढ़ावा देते हैं। इसीलिए सुमी इस स्कूल में टिकी हुई है, वरना हेडमिस्ट्रेस उसे कब का निकाल बाहर करती। निकाल तो नहीं सकती, पर छोटी छोटी बातों का बहाना बनाकर वे सुमी को डांटती है और बुरा बर्ताव करती है। ये सब सुमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने सुना है कि किसी किसी को ससुराल में ऐसी ही खतरनाक सास मिल जाती है। सुमी का अभी तक ससुराल तो नहीं बसा, पर देखो एक सास जरूर मिल गई है और घर में मां है। फर्ज निभाने वाली इस महिला की वजह से सुमी परेशान रहती है। सुमी जब स्कूल में पढ़ती थी तब भी जैसे जबरदस्ती स्कूल भेजती थी और एक दिन भी छुट्टी नहीं करने देती थी। आज भी उनका वही हाल है। सुमी स्कूल की छात्रा से अब टीचर बन गई है, पर मां जैसी थी वैसी ही है। एक दिन की छुट्टी मारने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ये बात उन्हें किसी भी तरह नहीं समझाई जा सकती। जब तबीयत ठीक है तो स्कूल क्यों नहीं जाएगी? पर सिर्फ तबीयत ठीक होना ही तो सब कुछ नहीं होता। इंसान का मूड भी तो कोई चीज होती है। ये बात मां को कौन समझाए? बस में चढ़ते ही सुमी ने तय कर लिया कि आज वो स्कूल नहीं जाएगी। देर से पहुंचकर बेकार में हेडमिस्ट्रेस की बातें सुनने से क्या फायदा? उससे तो अच्छा है कि सुतपा के फ्लैट पर जाकर गपशप लड़ाए, वे लोग पास ही रहते हैं। पाटीपुकुर के सरकारी हाउसिंग एस्टेट में एक फ्लैट लेकर रहते हैं। स्कूल से लौटते समय अक्सर वह यहाँ आकर बातें करती है और चाय पीकर ही घर जाती है। पर दादा जो कान कर बैठा है, उसके बाद क्या सुतपा लोगों के साथ कोई रिश्ता रह पाएगा? बस से उतरकर दक्षिण की तरफ फ्लैट्स की ओर चलते चलते सुमी का मन फिर से उदास हो गया। सुतपा के पास वो इतनी जल्दी क्यों आ गई? क्या आज ही वो अपनी दोस्त को ये बेरहम और कड़वा सच बता देगी, या इशारों इशारों में ये जानना चाहेगी कि सुतपा को खुद कुछ पता चला है या नहीं? सुतपा बहुत ही छुपी रुस्तम लड़की है, क्या वो खुद पहले मुंह खोलेगी? फिर भी सहेलियों में सुमी ही उसकी सबसे करीबी है। उससे सुतपा ने जितनी अपने मन की बातें कही हैं,
उतनी और किसी से नहीं कहीं। सुमी अपनी जवानी और अपनी खूबियों से किसी लड़के को अपनी ओर खींच नहीं पाई, और उसने किसी दीवानी की तरह ऐसी कोशिश भी नहीं की। बहुत सी लड़कियां होती हैं जो खुद आगे बढ़कर लड़कों के करीब जाती हैं, पर इसमें सुमी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। मैं यहां हूं, तुम मुझे ढूंढ लो, मुझे पहचानो, अगर नहीं पहचान सकते तो ये तुम्हारी ही नाकामी है। 3री मंजिल पर फ्लैट है। नेम प्लेट पर जिनका नाम है, सुमी ने सुना है कि वे रिश्ते में साधना मौसी के मामा लगते हैं। घंटी बजाते ही एक अधेड़ उम्र के सज्जन बाहर आए जो बिल्कुल भी अजनबी नहीं है। सुमी उन्हें जानती है, सुतपा के दादू, रिश्ते में साधना मौसी के मामा लगते हैं। रिटायर होने के बाद कुछ समय से यही रह रहे हैं। ऊंचा कद और शांत चेहरा, बहुत मिलनसार सज्जन है। वे सुतपा के दादू हैं तो सुमी के भी दादू हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे तू, मैंने सोचा शायद तपू ही इतनी जल्दी लौट आई। सुमी ने थोड़ी निराश होकर कहा, सुतपा घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो ब्रिटिश काउंसिल में किताबें बदलने गई है। खाना खाकर नहीं निकली है, बस अभी लौट आएगी। कहकर गई है कि दादू तुम पहले ही खाना मत खा लेना, मेरे आने तक मेरे खाने का इंतजार करना। देखा कैसा हुक्म चलाती है, जैसे वही पति हो और मैं पत्नी। आ अंदर आ जा। सुमी बोली, मौसी भी तो नहीं है। दादू बोले, वे तो ऑफिस गई है और 6 बजे से पहले नहीं लौटेंगी। मैं और सुतपा ही अब घर गृहस्थी संभालते हैं। सुतपा पति है और मैं पत्नी। आ अंदर आ। सुमी थोड़ा हिचकिचाकर अंदर गई और दादू की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, आप चाहें तो खाना खा सकते हैं दादू। आजकल की पत्नियां पति के लिए ऐसे इंतजार नहीं करती, वे पहले ही खा पी लेती हैं। दादू बोले, पर मैं तो तुम लोगों की तरह आज के जमाने की नहीं, बल्कि पुराने जमाने की पत्नी हूं न दीदी। सुमी बोली, आप पुराने जमाने के हैं ये कौन कहता है? पुराने जमाने का नहीं हूं तो क्या ऑफिस वाले ऐसे ही रिटायर कर देते? फिर भी 2 साल के एक्सटेंशन पर था। बैठ जा, ऐसे खड़े खड़े बातें क्यों कर रही है? पहला कमरा बैठक का है जिसे सोफा सेट से सजाया गया है। कांच की अलमारी में किताबें हैं और एक तरफ बक्से में वायलिन रखा है। सुमी जानती है कि यह दादू का अपना साज है। शाम होने के बाद वे इसे लेकर बैठ जाते हैं और अपनी ही धुन में बजाते हैं। सुमी बोली, दादू मैंने आपके काम में रुकावट डाल दी, मैं चलती हूं। दादू ने रोकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मेरा क्या काम है, मैं तो बेरोजगार हूं। दोपहर की इस चिलचिलाती धूप में कहां भटकने जाएगी? बैठ जा सुतपा, बस आती ही होगी। वो अपनी बात की पक्की है। वैसे ट्राम और बस का जो हाल है उसमें यहां के लड़के लड़कियां अपनी अपॉइंटमेंट कैसे पक्की रखते हैं, मुझे तो इसी बात की हैरानी होती है। सुमी हंसकर बोली, आप ये सब बातें भी सोचते हैं। दादू उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। धोती और बनियान पहने हुए हैं, सिर के बाल थोड़े पकने लगे हैं, पर शरीर अभी भी काफी चुस्त है। ऐसा लगता है कि इन सज्जन को बहुत जल्दी रिटायर कर दिया गया। वे अभी भी काफी काम कर सकते हैं। दादू बोले, सोचता तो हुई, पर तुम लोगों की तरह नहीं सोचता। खैर, घर में मेहमान आई है। घर में क्या आई है उसे तो मैं पकड़कर अंदर ले आया हूं। अब खातिरदारी किस चीज से करूं? क्या तुझे 1 कप कॉफी बना दूं? सुमी शर्मा कर बोली, आप भी क्या कहते हैं दादू? सुतपा ने तो सच में आपको पत्नी बना दिया है। अगर कॉफी पीनी है तो बताइए, मैं बना देती हूं। दादू ने सिर हिलाकर कहा, ओह, अगर तू चाहेगी तो मैं बना दूंगा। फिर सुमी की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, सुतपा ने मुझे पत्नी नहीं बनाया है रे, बहुत लंबे समय से मैं खुद ही अपनी पत्नी बनकर रह रहा हूं। सुमी बोली, पत्नी नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? समय पर शादी नहीं की, अब भुगतिए मजा, रहिए अर्धनारीश्वर बनकर। दादू मुस्कुराते हुए चुप रहे। सुमी ने पूछा, अच्छा दादू, आपने शादी क्यों नहीं की? दादू ने हंसकर कहा, ले तू तो बिल्कुल शुरुआत में ही पहुंच गई। इतने सालों बाद क्या उस पुराने सवाल का जवाब याद है? रटरटाई विद्या सब भूल गया हूं। सुमी हंसकर बोली, आपकी याददाश्त तो बहुत कमजोर है। दादू बोले, इसमें क्या शक है, पर कभी कभी भूल जाना भी ताकत की ही पहचान है। सुमी हंसी, ऐसा है क्या? तो आप बहुत बलवान वीर पुरुष हैं। अब क्या कोई हीरो समझकर मुझे पसंद करेगा? फूल और क्लाउन, तू बैठ, मैं तब तक नहा लेता हूं। सुतपा आकर अगर देखेगी कि मैं बिना नहाए धोए तेरे साथ बैठकर गपशप कर रहा हूं तो बहुत चिढ़ जाएगी। तो सुतपा के कमरे में जाकर भी बैठ सकती है, उसका कमरा भी खुला ही पड़ा है, वे लोग कभी ताला वाला नहीं लगाते। सुमी बोली, नहीं, मैं इसी कमरे में बैठ रही हूं, आप जाकर नहा लीजिए, अब और देर मत कीजिए।
जो आज्ञा कहकर वे अंदर चले गए। सुमी ने सोचा कि कितने अच्छे इंसान हैं। भले ही बूढ़े हैं पर उनसे बातें करके और हंसी मजाक में समय कट जाता है। मन की बाकी सारी चिंताएं कुछ देर के लिए दब जाती हैं, जैसे इस पल दादू ने दादा की बातों को छुपा दिया हो। सुमी ने सुना है कि उनका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, बस घूमते फिरते रहते हैं, जो जब बुलाता है उसके पास जाकर रह लेते हैं। पर किसी पर बोझ नहीं बनते, पेंशन का अच्छा खासा पैसा मिलता है। लोग पैसों की कमी की वजह से घर गृहस्थी नहीं बसा पाते, पर ये सब कुछ होते हुए भी ये आधा सन्यासी वाला जीवन क्यों चुन बैठे कौन जाने। शादीशुदा औरतों और मर्दों से ज्यादा ये कुंवारे लोग सुमी को अपनी तरफ खींचते हैं। थोड़ी सी कोशिश करने पर पता चल ही जाता है कि इनमें से हर किसी की जिंदगी का कुछ न कुछ इतिहास तो होता ही है। इन बुजुर्ग सज्जन का नाम प्राणवल्लभ चौधरी है। बहुत ही पुराने जमाने का नाम है, उनकी उम्र के हिसाब से भी काफी पुराना। क्या वे सच में किसी के प्राणवल्लभ बन पाए थे? पूछना पड़ेगा, वो औरत उन्हें क्या कहकर बुलाती थी? प्राण या वल्लभ, या फिर इतना बड़ा पूरा नाम ही पुकारती थी, या ओजी सुनते हो कहकर ही काम चला लेती थी? सुतपा कमरे में ताला लगाकर नहीं जाती, ये सुमी जानती है। चाहे तो वह अभी उसके कमरे में जाकर थोड़ी देर लेट सकती है। सुमी जैसी पक्की सहेली तो उसकी कोई और नहीं है। फिर भी सुमी को थोड़ी सी झिझक महसूस होती है। जो मौजूद नहीं है उसके कमरे का इस्तेमाल करना सुमी को अच्छा नहीं लगता। सुमी खुद भी नहीं चाहती कि उसके कमरे में कोई रहे। वो अपनी प्राइवेसी खराब होने देना नहीं चाहती। सुतपा ने एक दिन हंसकर कहा था, तूने तो कभी किसी से प्यार किया नहीं, फिर तेरा इतना छिपाना किस बात का? क्या कुछ छिपाना सिर्फ प्यार में ही होता है? सुतपा ने कहा था। और तो बस चोरीचकारी या धोखेबाजी में होता है। क्या तूने ऐसा कुछ किया है? छिपे हुए प्यार और छुपाई गई दौलत के अलावा भी इंसान की कुछ प्राइवेसी होती है। वो प्राइवेसी उसके अपने आप से जुड़ी होती है। अपनी सोच विचार, ख्यालों और उम्मीदों की दुनिया में इंसान बिल्कुल अकेले रहना चाहता है। वहां उसे किसी की दखलंदाजी या बिना इजाजत घुसपैठ पसंद नहीं होती। अपनी किताबें, पेन, पेंसिल और टॉयलेट का सामान भी जैसे उसी सोच विचार का प्रतीक होता है। सब छिपे हुए सिंबल होते हैं। इसीलिए उन चीजों के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो सुमी बहुत चिढ़ जाती है, और उसे चिढ़ाने के लिए ही सुबीर किसी किसी दिन उसकी घड़ी पहनकर निकल जाता है, या किसी दिन उसका रुमाल लेकर चला जाता है। सुमी अगर कुछ कहती है तो सुबीर जवाब देता है, तू बहुत स्वार्थी है दीदी, तेरी कोई चीज तो छुई नहीं जा सकती। सुबीर अभी बच्चा है, उसे ठीक से समझाया नहीं जा सकता कि इसका नाम स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल अपने निजी ख्यालों की तरह ही ये अपने इस्तेमाल की चीजें भी एकदम निजी होती हैं। वे जैसे किसी और की छुअन या किसी और की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुमी को अपनी बातें छिपाना इतना पसंद है, खुद को इस तरह पर्दे में रखना इतना अच्छा लगता है, पर बाहर से देखा जाए तो उसके पास छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं। हे सखी, अपनी छिपी हुई बात मन में मत रखो। सुमी की छिपी हुई बात क्या है? नहीं, छिपी हुई बात जैसी कोई चीज नहीं है। अगर कुछ छिपा है तो वह बस उसकी खामोश चाहतों में है। सुतपा के दादू प्राणवल्लभ चौधरी ने शादी क्यों नहीं की ये कोई नहीं जानता। कम से कम सुमी को तो नहीं पता। इसके पीछे कोई प्रेम कहानी हो भी सकती है और नहीं भी, ये सब बस सुमी का अंदाजा है। अगर सुमी भी शादी न करे तो कोई ना कोई उसकी पिछली जिंदगी को लेकर कई तरह के कयास लगाएगा और इसके पीछे किसी नाकाम प्यार की कहानी खड़ी कर देगा। पर यह सब झूठ है। माँ सोचती हैं कि सावली और सीधी सादी होने की वजह से सुमी किसी को अपनी तरफ खींच नहीं पाई। जब शादी के रिश्ते आकर लौट गए तब माँ ने कभी कभी ऐसी एक दो बातें कही थी, पर माँ को क्या पता कि सुमी खुद भी किसी की तरफ आकर्षित नहीं हुई। उसने कोई ऐसा लड़का देखा ही नहीं जो उसे अपनी तरफ खींच सके। स्कूल कॉलेज आते जाते समय मोहल्ले के कुछ मनचले लड़कों ने उसे छेड़ा जरूर था। आते जाते समय एकाध अधेड़ उम्र के सज्जन मिल जाते तो सुमी को रास्ते में रोककर 2-4 मिनट गपशप कर लेते। पिताजी के कुछ दोस्त घर आकर भी बातें करते और चाय वाय पीते थे। उनमें से किसी किसी की आंखों में सुमी ने एक पल के लिए अपने लिए खिंचाव भी साफ देखा था, पर बात बस वही तक रही। ये जान पहचान कभी आगे नहीं बढ़ी। दादा भी अपने दोस्तों को घर ज्यादा नहीं लाता था। जिन एक दो को लाया भी वे सुमी से कतरा कर ही निकलते थे, और सुमी को भी उनसे बातचीत करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। भले ही वे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हों या पास होने के बाद अच्छी नौकरी चाकरी कर रहे हों, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वे बिल्कुल आदर्श पुरुष बन गए। माँ की शायद उनमें से ही किसी एक को दामाद बनाने की इच्छा थी, पर सुमी के मन में ऐसी कोई चाह नहीं जगी। इसलिए उसे कभी ठुकराए जाने का दुख भी नहीं सहना पड़ा। उसने मन ही मन एक बेहतरीन इंसान का सपना देखा है। सुमी के पास रूप नहीं है,
और सुतपा जैसी खूबियां या काबिलियत भी नहीं है। वो बस एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएट है, प्राइवेट स्कूल की टीचर है। पर अगर वह किसी को अपना जीवन साथी चुनेगी तो किसी बेहतरीन इंसान को ही चुनेगी। अगर प्यार करेगी तो किसी शानदार इंसान से ही करेगी। उसकी यही महत्वाकांक्षा ही उसका सबसे बड़ा राज है। सुमी ने खुद किसी से प्यार नहीं किया, पर एक प्यार भरा रिश्ता बनाने में मदद जरूर की है। दादा और सुतपा की जान पहचान सुमी ने ही करवाई थी। शुरू में कहीं घूमने जाना हो या कोई सिनेमा विनेमा देखना हो तो वे सुमी को भी साथ ले जाते थे। सुमी को बीच में रखकर वे इशारों इशारों में बातें करते थे। फिर सुमी समझ गई कि अब वे बीच में किसी को रखना नहीं चाहते। सुमी को इस बात पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे हैरानी और मजा आता था। उससे 5-6 साल बड़ा और इतना गंभीर रहने वाला दादा प्यार में पड़कर कितना बच्चा बन गया था। और उसकी वो पढ़ी लिखी, खूबसूरत, गुणी और ऊंचे ख्यालों वाली सहेली सुतपा। सुमी के दादा से मिलने के लिए उसकी वो बेकरारी, छोटी छोटी चालें और झूठ का सहारा लेना सुतपा अपनी माँ से छिपाती, अपनी दूसरी सहेलियों से छिपाती और सुमी से भी छिपाती थी। दादा का भी यही हाल था। दादा भी घर वालों से छिपाता था और सुमी को भी सब कुछ नहीं बताता था। सुमी उनकी ये हरकतें देखकर मन ही मन हंसती और सोचती कि दादा बिल्कुल बच्चा बन गया है। किसी दिन सुतपा अगर दादा से हंसकर बात न करती तो उसका मुंह लटक जाता, और किसी दिन अगर सुतपा उसके साथ घूमने जाने से मना कर देती तो दादा की नाराजगी का कोई ठिकाना न रहता। किसी दिन वह कहता, सुमी बात क्या है बता तो। आज उनके घर गया तो सुतपा ने तो जैसे मुझे पहचाना ही नहीं। सुमी उसे तसल्ली देती, शायद मौसी से कोई कहासुनी हुई होगी। सुतपा बहुत मूडी है, अगर मूड थोड़ा भी खराब हो तो वह दुनिया में किसी को नहीं पहचानती, तो क्या मुझे भी पहचानने से इनकार कर देगी। सुमी हंसकर कहती, एक पहर के लिए नहीं पहचाना तो क्या हुआ, और तुम ही एक लड़की के सामने हर पल अहमियत पाने के लिए इतने बेचैन क्यों रहते हो दादा? क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? क्या सुतपा ही अब तुम्हारा इकलौता जाप बन गई है? दादा मान लेता था, हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, लगभग ऐसा ही है। तू किसी से प्यार न करके बहुत मजे में है सुमी। प्यार का मतलब ही है किसी का गुलाम बन जाना, और हर गुलामी से बदतर है किसी लड़की का गुलाम बनना। एक मर्द के लिए इससे बड़ी शर्म, बेइज्जती और तकलीफ की कोई और बात नहीं है। पर मुश्किल ये है कि इस सफरिंग से गुजरे बिना कोई रह भी नहीं पाता। जिंदा रहना है तो प्यार का ये दर्द भी इंसान को सहना ही पड़ता है। सुमी हंसकर कहती, तुम्हारा ये श्मशान वैराग्य कितनी देर टिकेगा दादा? 5 मिनट या 7 मिनट? क्या प्यार में सिर्फ दर्द ही होता है दादा? तुम्हारी हरकतें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। प्यार के इस दर्द को सुतपा किसी और ही अंदाज और लफ्जों में बयां करती थी। तेरा दादा बहुत नासमझ है, कभी कभी ऐसी पागलों वाली हरकतें करता है ना। किस बात का पागलपन और कैसी नासमझी ये सुमी को खुद ही अंदाजा लगाना पड़ता था। इंग्लैंड जाकर दादा जैसे घर वालों को चिट्ठियां लिखता था, वैसे ही शुरू में सुतपा को भी बहुत खत लिखता था। कभी कभार उत्सुक होकर सुमी अपनी दोस्त से पूछ लेती, दादा तुझे इतना क्या लिखता है रे? सुतपा कहती, इंग्लैंड के नजारों के बारे में। सुमी हंसकर कहती, सिर्फ नजारे ही बताता है क्या? देखेगी, चाहे तो देख सकती है। सुतपा जानती थी कि सुमी मर जाएगी, पर उसे लिखी गई दादा की चिट्ठी कभी नहीं पढ़ेगी, इसीलिए वो इतनी हिम्मत दिखाती थी। सुमी चिट्ठी नहीं देखती थी, पर अपनी सहेली का चेहरा देखकर ही उस चिट्ठी को पाने की खुशी महसूस कर लेती थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर उस खुशी का निखार देखती थी। तब उसे लगता कि जिसने प्यार किया है दुनिया में उससे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। सुमी को लगता कि उन दोनों ने एक दूसरे में ऐसा कुछ देखा है जो सुमी ने कभी नहीं देखा। उन्होंने कुछ ऐसा पाया है जिसे पाने के बारे में सुमी सोच भी नहीं सकती। कभी कभी उसे जलन भी होती थी। सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं, दादा ने उसे टेप रिकॉर्डर खरीद कर दिया, ट्रांजिस्टर रेडियो भेजा और जन्मदिन पर घड़ी गिफ्ट की। बीच बीच में उसे रश्क होता था, पर बगल में लेटकर जब सुतपा जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की सुमी को बड़े प्यार से गले लगा लेती तो सुमी को लगता कि सुतपा की खुशी और सुतपा को जो कुछ मिला है वो सब सुमी का ही है। वो जैसे सुतपा के साथ एक हो गई है। दादू इतनी देर बाद बाथरूम से बाहर आए, थोड़ा मुस्कुराकर बोले, तुझे बहुत देर तक अकेले बिठाए रखा न सुमी? सुमी बोली, बाप रे, नहाने में आपको इतनी देर लगती है? आप तो देख रही हूं औरतों से भी 2 कदम आगे हैं। दादू बोले, तूने ही तो मेरा नाम अर्धनारीश्वर रखा है, तो मान लेना कि जिससे मैं प्यार करता था वह मेरे वजूद में बसी है। जब मैं नहाने जाता हूं तो बाहर आकर वह भी नहा लेती है। सुमी बोली, बड़ी बदतमीज लड़की है, और जब आप खाने बैठते हैं तो क्या वह भी साथ साथ खाने बैठ जाती है?
दादू हंसकर बोले, नहीं तब तो मैं अकेला ही ठूंस लेता हूं। औरतों के नहाने में एक शायरी होती है, क्या तूने किसी कवि या लेखक को औरतों के खाना खाने की तारीफ में डूबते देखा है? सुमी बोली, न सही तारीफ, तो क्या औरतें खाना नहीं खाएंगी? दादू ने हंसकर कहा, क्यों नहीं खाएंगी, मर्दों की नजरों से छुप कर खाएंगी, उससे उन्हें चुपके से ज्यादा खाने का मौका भी मिल जाएगा। इतना तो मर्द बर्दाश्त करने को तैयार है, पर औरतों का ऐसा इनार्टिस्टिक और भद्दा अंदाज मर्दों की आंखों को बिल्कुल नहीं सुहाता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। सुमी बोली, आप किस जमाने के मर्दों की आंखों की बात कर रहे हैं दादू? आजकल के लड़कों की नजर अलग होती है, वे तो औरतों के हर काम में खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। आपके जमाने का वो एकांगी नजरिया अब चला गया है। किससे गपशप कर रहे हो दादू? अधखुला दरवाजा धकेलकर सुतपा कमरे में आई, फिर सुमी को देखकर बोली, अरे तू कब आई? सुमी बोली, बहुत देर हो गई, तू तो मिली नहीं, तो दादू के साथ बैठकर ही झगड़ा कर रही हूं। सुतपा बोली, वाह रे, दुनिया में सिर्फ दादू से झगड़ा करने में ही जो सुख है, आ अंदर आ। सुमी उसके साथ साथ चली गई। बगल वाले कमरे में ताला लगा था। उस कमरे में साधना मौसी रहती है। घर का कीमती सामान भी सब उसी कमरे में है। सुतपा का जितना ध्यान पढ़ाई लिखाई में है उतना घर संभालने में नहीं। ऐसा नहीं है कि वह जानबूझकर लापरवाह है या इन कामों को छोटा समझती है। सुमी को ऐसा नहीं लगता। असल में वो अपने काम में इतनी मगन रहती है कि उसे इन बातों का ख्याल ही नहीं रहता। कमरे में एक सिंगल बेड है, खिड़की के पास पढ़ाई की मेज, कुछ रैक्स पर किताबों का अंबार लगा है, एक छोटा साड़ा रेसिंग टेबल भी है। दीवार पर बस एक कैलेंडर टंगा है, किसी की कोई फोटो वोटो नहीं है। फोटो टांगना सुतपा को पसंद नहीं है। सुमी ने गौर से देखा कि दादा के दिए हुए गिफ्ट्स वहां रखे हैं। रेडियो सेट रखा है और दादा की दी हुई घड़ी भी कलाई पर बंधी है। सुमी बोली, घर का क्या हाल बना रखा है तूने? बता तो सही, आजकल तू किस जमाने में जी रही है, मुगल राज में या पठान राज में? सुतपा भी हंसकर बोली, इतनी दूर क्यों जाओ, मैं तो ब्रिटिश राज के आखिरी 10 सालों में ही भटक रही हूं। पर तू आज दोपहर को अचानक यहां कैसे? तेरा स्कूल नहीं है क्या? था, भाग आई हूं। बड़ी कामचोर लड़की है। सुमी बोली, सुतपा आज तुझसे बहुत सी बातें करनी है। सुतपा ने उसकी तरफ एक नजर देखा, न जाने क्या अंदाजा लगाया। थोड़ी देर बाद बोली, बातें बाद में होंगी, दादू बिना खाए बैठे हैं, चल पहले खा लेते हैं। सुतपा पहले ही नहा चुकी थी। मां का कमरा खोलकर वहां जाकर रोज पहनने वाली एक साड़ी पहन ली। बाथरूम से मुंह हाथ धोकर आई और सुमी से बोली, चल अब खाना खा लेते हैं। सुमी बोली, अरे नहीं, मैं तो खाकर ही निकली हूं, अब और क्या खाऊंगी। सुतपा बोली, चल हमारे साथ बैठना, दादू से बातें करना। अलग से कोई डाइनिंग रूम नहीं है, रसोई से सटा हुआ डाइनिंग स्पेस है, वहीं मेज लगाकर खाने पीने का इंतजाम है। चावल, दाल, सब्जी सब लाकर सुतपा ने मेज पर रख दिया। सुमी ने उसकी मदद की। दादू आकर उनके सामने बैठ गए। सुमी बोली, दादू आज आपको तकलीफ होगी। क्यों भला? सुमी बोली, औरतों के खाना खाने जैसा भद्दा नजारा आपको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। दादू बोले, तुम लोग औरतें हो क्या? लो, और नहीं तो हम क्या है? दादू बोले, परछाई, माया, पहेली और न जाने क्या क्या। क्या आपने हाड़मांस की कोई औरत नहीं देखी? सिर्फ एक को ही देखा है। कौन है वे? दादू बोले, वो नाम सुनकर क्या होगा, बहुत पुराने जमाने का नाम है। किसी एक के लिए जो नाम इष्टमंत्र है वही दूसरों के कानों में चुभेगा, क्या जरूरत है? सुमी बोली, जिसे आप पा नहीं सके उसी का नाम जपते हुए और उसी की मूरत का ध्यान करते हुए पूरी उम्र गुजार दी, क्या ऐसा कोई दे सकता है? क्या आप हमसे ये यकीन करने को कह रहे हैं? दादू अब थोड़े सीरियस हो गए, गंभीर होकर बोले, यकीन करना या न करना तुम लोगों की मर्जी पर है, क्या मेरे कहने भर से तुम लोग यकीन कर लोगी? सुतपा ने अब थोड़ी डांटते हुए कहा, क्या फालतू की बहस कर रही है सुमी? न खुद खा रही है और न दादू को खाने दे रही है। सुमी अब शर्मिंदा होकर खाना परोसने लगी, पर सिर्फ परोसने से काम नहीं चला। दादू और सुतपा के जोर देने पर उसे भी कुछ खाना पड़ा। खाना खाने के बाद दादू बैठक वाले कमरे में गए और चुरुट सुलगा लिया। हंसकर बोले, इसकी महक मेरी तपू दीदी से बर्दाश्त नहीं होती, क्या करूं, बहुत पुरानी आदत है, छोड़ भी तो नहीं सकता। सुतपा ने हंसकर कहा, मेरे लिए तुम अपनी नशे की चीज क्यों छोड़ोगे? मैं तो तुम्हारी वो बीवी नहीं हूं ना।
दादू को आराम करने छोड़कर सुतपा सुमी को लेकर अपने कमरे में आ गई। बोली, बस के इंतजार में खड़े खड़े पैर दर्द करने लगे हैं और धूप से सिर भारी हो रहा है, थोड़ी देर लेट जाती हूं। तू भी लेटेगी? सुमी बोली, एतराज क्या है, जब स्कूल से छुट्टी मार ही ली है तो या तो सोऊंगी या फिर सिनेमा देखूंगी। सुतपा कोई सिनेमा विनेमा देखेगी क्या, मैटिनी शो में चलेगी? सुतपा बोली, नहीं यार, अभी तो घूम फिर कर आई हूं। अच्छा नहीं लग रहा? उससे तो अच्छा है कि थोड़ी देर लेट जा, वही ठीक रहेगा। एक ही बिस्तर पर दोनों सटकर लेट गई। सुमी यहां आकर पहले भी न जाने कितनी बार लेटी है, पर कौन जाने शायद ये आखिरी बार हो। दादा जो कान कर बैठा है, उसके बाद क्या सुतपा सुमी से अपनी दोस्ती रखेगी? शरीक, पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान की लड़की है, ऐसा तो नहीं है कि वह तुरंत ही मुंह फेर लेगी और मिलना जुलना बंद कर देगी। पर धीरे धीरे सारी गर्माहट ठंडी पड़ जाएगी। गहरी दोस्ती बस एक काम जान पहचान में बदल जाएगी। सुमी को ये सब बहुत बुरा लगेगा। ऐसे रिश्ते के रहने से तो बेहतर है कि रिश्ता ही न रहे। थोड़ी देर चुप रहकर सुमी बोली, अच्छा सुतपा, क्या तुझे प्यार की गहराई पर यकीन है? सुतपा जैसे थोड़ी चौंक उठी और बोली, अचानक ये बात क्यों पूछ रही है? सुमी बोली, मैं दादू के बारे में सोच रही थी। असल में वह दादा के बारे में सोच रही थी, पर यह बात उसे झट से तो नहीं बताई जा सकती ना। सुतपा ने कुछ नहीं कहा। सुमी ने उसका कंधा थोड़ा हिलाकर कहा, बताना। पर सुतपा फिर भी थोड़ी देर चुप ही रही। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़े थे और दिन की दोपहरी भी जैसे आधी रात के अंधेरे जैसी लग रही थी। बताना, सुमी ने फिर से जोर दिया। सुतपा बोली, इन सब बातों पर चर्चा करके क्या होगा? तुझे तो इस बात की कोई सिरदर्दी है ही नहीं। सुमी बोली, क्या बस अपनी सिरदर्दी ही सब कुछ होती है? मैं दादू से चाहे जितनी भी बहस कर लूं, पर किसी एक से प्यार करके उसके साथ रहना ही सबसे अच्छा होता है। जो किसी एक इंसान में सब कुछ पा लेते हैं वही किस्मत वाले होते हैं, और जो दर दर भटकते हैं वे बदनसीब होते हैं। वे भी शायद वही चीज ढूंढते हैं। बहुतों के बीच उस एक को ही तलाशते हैं, पर मुंह से वो बात मानते नहीं हैं और वे खुद भी वो बात समझ नहीं पाते। उनके जैसा बदनसीब कोई और नहीं है। सुतपा खामोश रही, पर सुमी तो जैसे अपने मन की सारी बातें उड़ेल देने के लिए ही आई थी। क्या तुझे दादा की चिट्ठी मिली है? सुमी आज ये बात नहीं कहना चाहती थी, पर अंदर से जैसे कोई उसे धकेल रहा था, कोई उसे शांत नहीं रहने दे रहा था। ये चोट, ये दर्द, ये बेइज्जती और ये धोखा खाने की तकलीफ जैसे खुद सुमी की ही थी और किसी की नहीं। क्या तुझे चिट्ठी मिली है? सुतपा ने धीमी आवाज में कहा, मिली है। क्या लिखा है दादा ने? सुतपा थोड़ा चुप रही और फिर बोली, सब कुछ लिखा है। तू जो बताने आई है सुमी, वह सब मुझे पता है। उसने पहले ही सब बता दिया है। सुतपा ने और कुछ नहीं कहा। सुमी को समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाद वह क्या कहें, पर कहने के लिए उसकी बेकरारी का कोई अंत नहीं था। वो अपनी दोस्त को तसल्ली देना चाहती थी, झाड़स बंधाना चाहती थी और दादा की तरफ से माफी मांगना चाहती थी। पर सुतपा को जैसे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। उसे इस दुनिया में अब और कुछ नहीं चाहिए था। सुतपा ने अब करवट बदली और बोली, सिर में बहुत दर्द है, अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी। एक टैबलेट भी खाई है पर फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा। सो पाऊंगी तभी थोड़ा चैन मिलेगा। सुमी बोली, क्या मैं तेरा सिर थोड़ा दबा दूं? सुतपा बोली, नहीं नहीं, उससे मुझे बहुत बेचैनी होती है। तू बल्कि मुझे थोड़ी देर सोने दे। अगर तुझे नींद नहीं आ रही है तो जाकर दादू के साथ थोड़ी देर गपशप कर ले, बाद में हम साथ बैठकर चाय वाय पियेंगे। सुमी समझ गई कि इस वक्त सुतपा बिल्कुल अकेली रहना चाहती है। जो उसका सबसे करीबी था, जब वही दूर चला गया तो इस वक्त किसी बाहरी इंसान का साथ उसके लिए बर्दाश्त के बाहर है। सुमी चुप रही। हालांकि उसके मन में बहुत कुछ जानने की इच्छा थी। ऐसा क्यों हुआ? अंदर की कहानी क्या है? क्या सुतपा को पहले से कुछ भनक लग गई थी? सुमी ये सब जानना चाहती थी, पर अब कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। सुतपा पत्थर बन गई है। आज उसके मुंह से कुछ भी नहीं उगलवाया जा सकता। अब उससे कुछ भी कहना बेमानी है। क्या सुतपा सच में सो रही है या सोने का नाटक कर रही है? क्या सुतपा ने सिरदर्द की दवा खाई है या नींद की गोली? कौन जाने। सुमी उठ खड़ी हुई। आज यहां रुकने से कोई फायदा नहीं है, किसी और दिन आना होगा। इस सदमे की पहली चोट थोड़ी हल्की हो जाए, तब शायद सुतपा को फिर से सुमी की जरूरत पड़े। बाहर वाले कमरे में आकर सुमी ने देखा कि दादू एक मोटी सी किताब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दादू?
दादू ने सिर उठाकर देखा और थोड़ा मुस्कुराकर बोले, ये मेटाफिजिक्स है। सुमी ने सोचा कि इस उम्र में इन सब चीजों के अलावा और क्या पढ़ेंगे। चुरुट की महक के साथ आध्यात्म का धुआं। पर क्या उस विद्या में सारी तसल्ली मिल जाती है? क्या जिंदगी की सारी उम्मीदें और सारा सहारा उसी में मिल जाता है? सुमी बोली, मैं चलती हूं दादू। अरे इस चिलचिलाती धूप में कहाँ जाएगी? सुतपा क्या कर रही है? वो सो रही है। मुझे नींद नहीं आई तो मैं जा रही हूं। मुझे थोड़ा काम है, आप उसे बता दीजिएगा। दादू बोले, ठीक है। सीढ़ियों से उतरते हुए सुमी सोचने लगी कि खाक काम है। आज उसके पास कोई काम नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, यहां तक कि भाग कर जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। सुमी ने अपनी कलाई घड़ी देखी। मैटिनी शो में अभी समय है। इस मोहल्ले के सिनेमा हॉल में जो हिंदी पिक्चर लगी है वहीं जाना ठीक रहेगा। उसमें प्यार व्यार, नाच गाना, खून खराबा सब कुछ है। पर जैसी भीड़ हो रही है उसमें एन मौके पर पहुंचकर टिकट मिल जाए तो गनीमत है। सुतपा सोई नहीं थी, बस सोने का नाटक कर रही थी। सुमी कब उठी, दादू से बातें करके कब चली गई, ये सब सुतपा जानती है। बेचारी सुमी, उसके लिए सुतपा को दुख होता है। वह तसल्ली देने आई थी, हमदर्दी के 2 बोल कहने आई थी। उसके साथ इतना रूखा बर्ताव न करती तो अच्छा था। सच में सुमी उसकी बहुत करीबी और सच्ची दोस्त है। जब कोई लड़का सुतपा से जान पहचान या नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करता है तो ये समझने में देर नहीं लगती कि वो किस इरादे से आया है। पर जब कोई लड़की दूसरी लड़की की सच्ची दोस्त बनती है तो उस दोस्ती का एहसास ही अलग होता है। उसके सामने किसी दिखावे, किसी बनावट या पर्दे की जरूरत नहीं होती। सुमी वाकई उसकी बहुत पक्की सहेली है, उसे प्यार करती है। स्कूल कॉलेज में जो सहेलियां थी उनमें से अब लगभग किसी के साथ सुतपा की दोस्ती नहीं बची। शादी के बाद कुछ तो कोलकाता से बाहर चली गई। शुरू में 1-2 चिट्ठियां आती जाती थी, फिर वह भी बंद हो गया। जो कोलकाता में है उनसे भी कभी कभार ही मुलाकात होती है। जिनकी शादी हो गई है वे अपने घर गृहस्थी में बिजी हैं। जिनकी नहीं हुई है उन्हें बस शादी की ही जल्दी है। और अगर शादी न भी हो तो कम से कम एक अच्छी नौकरी तो चाहिए ही। सब दूर हो गए हैं, दोस्त के नाम पर बस सुमी ही पास है। सुमी के मन में भी तो कितनी निराशा है। शादी नहीं हो रही, आज तक किसी लड़के से उसकी कोई दोस्ती नहीं हुई, कोई अच्छी नौकरी भी कहाँ मिली उसे। उसके मन में भी निराशा है, पर उस निराशा को लेकर वो हर वक्त रोती कल्पती नहीं है, बल्कि सुतपा की खुशी में ही वो अपनी खुशी तलाश लेती है। सुतपा को जो मिलता है उसे वो अपना मान लेती है। ये अपनापन कई बार बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी बर्दाश्त के बाहर भी लगने लगता है। आज सुमी को देखकर सुतपा अंदर ही अंदर चिढ़ गई थी। वो क्यों आई, आज ही क्यों आई? क्या कुछ दिन रुक नहीं सकती थी? उसे हमदर्दी जताने के लिए किसने बुलाया था? क्या ये हमदर्दी 100% सच्ची हो सकती है? अगर दिलीप उसका दादा न होता तो बात अलग थी, पर दिलीप एक ही साथ उसका दादा भी है और दोस्त भी। दादा से वो कितना प्यार करती है ये तो सुतपा जानती है। सुतपा ने एक दिन मजाक में उससे कहा था, तेरा सगा दादा है ना, इसीलिए तूने मुझे उससे दोस्ती करने का मौका दिया। कजन वजन होता तो शायद किसी को उसके आसपास भी फटकने न देती। सुमी ने कहा था, तू बहुत बदतमीज हो गई है सुतपा। दादा मेरा दोस्त है, पर क्या सारी दोस्तियां एक जैसी होती हैं? ये सच है, सारी दोस्तियां एक जैसी नहीं होती। इसीलिए दिलीप चाहे जो भी गुनाह कर ले, सुमी उसे छोड़ नहीं पाएगी। पर इस धोखे के बाद क्या सुतपा अपने मन के किसी कोने में भी दिलीप को जगह दे पाएगी? आखिर में हार तो दिलीप की ही हुई ना। ये उसकी मोरल हार है। अपना वादा न निभा पाने की कमजोरी उसे माननी ही पड़ी। एक बार बात चली थी कि इंग्लैंड जाने से पहले दिलीप शादी करके जाएगा, पर सुतपा ही इसके लिए राजी नहीं हुई। तुम बल्कि अपनी पढ़ाई पूरी करके आओ, अपना काम निपटा लो, फिर शादी करेंगे। तब तो बात यही थी कि दिलीप डॉक्टरेट करने के लिए बाहर जा रहा है, सिर्फ पैसे कमाना उसका मकसद नहीं है। सुतपा ने कहा था, शादी करके बाहर जाने का मतलब है जैसे हाथ में रक्षा कवच बांधकर विदेश जाना। इससे अच्छा तो ये है कि तुम्हारा टेस्ट हो जाए कि 2 साल दूर रहकर भी तुम मुझसे प्यार कर सकते हो या नहीं। हमारे प्यार में कितनी मजबूती है ये भी परखा जाएगा। सुतपा ने ये बात क्यों कही थी, ये सोचकर वह अब खुद ही हैरान रह जाती है। क्या वह कमजोर नहीं है? दिलीप जैसे लड़के को खोने का रिस्क भी उठा सकती है। क्या यही गुरूर उसके मन में हावी हो गया था? या फिर एक और अजीब सी तस्वीर उसके जहन में उभर आई थी कि शादी करके कोई उस पर अपना हक जमा गया है और वह शंख सिंदूर पहनकर उस निशानी को ढो रही है। सुतपा के लड़के दोस्त ये देखकर हंसते हुए कह रहे हैं, अब तुम किसी और की प्रॉपर्टी हो।
ये सब सोचकर सुतपा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। दिलीप ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा था, मैं समझ गया, तुम अपना रास्ता खुला रखना चाहती हो। इन 2 सालों में अगर कोई बेटर चांस मिल जाए तो उस मौके को क्यों गंवाना? यही तो तुम्हारे मन की बात है ना? सुतपा ने कहा था, मेरा मन तो तुम्हारे लिए जैसे कोई खुली किताब है। हमारे देश में एक लड़की की जिंदगी में मौके आते ही कितने हैं, उससे कहीं ज्यादा मौके तो तुम्हारे पास है। फिर भी मैं ये रिस्क ले रही हूं। खुद पर भरोसा है इसीलिए तो ले पा रही हूं। दिलीप ने जवाब दिया था, बस खुद पर भरोसे की बात ही तो कही तुमने, मुझ पर भी भरोसा है ये बात तो एक बार भी नहीं कही। सुतपा ने मजाक में कहा था, तुम भरोसे के लायक हो, पहले इसका सबूत तो मिले। पर पता नहीं दिलीप को कभी कभी क्या हो जाता था, वो हंसी मजाक समझ ही नहीं पाता था। गंभीर होकर बोला था, ठीक है, मतलब तुम अभी तक अपने मन को नहीं समझ पाई हो, तुम्हें और वक्त चाहिए। ठीक है, ले लो वक्त। पर सुतपा सच में कोई वक्त नहीं चाहती थी, बस इतना चाहती थी कि शादी के बाद उन्हें अलग न रहना पड़े। पर दिलीप की भी क्या जिद कम थी। वो शादी करके सुतपा को साथ ले जाएगा या 2-4 महीने में बुला लेगा, ऐसा कोई पक्का वादा उसने नहीं किया था। कहा था, मैं कोई वादा नहीं कर सकता, जब मेरे पास समय और सहूलियत होगी तब तुम्हें बुला लूंगा। सुतपा ने कहा था, क्या सिर्फ तुम्हारा ही समय कीमती है? मेरे समय की कोई कीमत नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसों पर इंग्लैंड जाऊंगी नहीं, तुम्हारी पहचान से मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने पैसों से अपनी पहचान बनाकर वहां जाऊंगी। शादी अगर होगी तो कोलकाता में नहीं, लंदन में ही होगी। हैरानी की बात है, सुतपा ने ये बातें क्यों कही थी? बाद में वो खुद भी सोचकर हैरान रह गई थी। इससे पहले भी उनके मिलन के पल पूरी तरह बेदाग नहीं थे। सुमी उन्हें मिलने जुलने के कितने मौके देती थी, पर सुतपा हर मौके का सही इस्तेमाल नहीं कर पाई। बहस हुई, कहासुनी हुई। जब तक दिलीप कोलकाता में था तब तक कोई दूसरी लड़की उनके बीच नहीं आई, पर एक और लड़की जैसे साए की तरह उसके पीछे पीछे चलती रही। मौका मिलते ही बीच में आकर खड़ी हो जाती। दिलीप को न जाने कितनी तीखी और कड़वी बातें सुनाई। जो बात दिलीप को पसंद नहीं थी वही उसे बार बार कही। उसकी नापसंद के हिसाब से बर्ताव किया। सुतपा कल पना करती है कि उस लड़की से उसकी सिर्फ शक्ल मिलती है और कुछ नहीं। दिलीप, तुमने गलती कर दी। हम दोनों में से असली कौन है और नकली कौन, तुम ये पहचान ही नहीं पाए। इंग्लैंड जाने से पहले दिलीप का मन बदल गया था। उसने सुतपा से चुपके से कहा था, सुनो, शादी कर ही लेते हैं। दिलीप ने हंसकर कहा था, पागल हो गई हो क्या? मेरे जाने में अब 1 हफ्ता भी नहीं बचा है। मैंने तो अपना सारा सामान पैक भी कर लिया है। सुतपा ने कहा था, होल्ड ऑल खोलने में कितनी देर लगती है? मैंने सुना है कि अगर पैसे खर्च किए जाए या जान पहचान हो तो 24 घंटे के नोटिस पर भी रजिस्ट्री मैरिज हो सकती है। तुम वैसा ही इंतजाम क्यों नहीं करते? पैसे मेरे पास है। दिलीप ने कहा था, पैसों को टिकट के लिए बचा कर रखो। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? शादी तो लंदन जाकर ही होगी। फिर दिलीप ने उसका हाथ पकड़कर कुछ देर अपने हाथों में रखा और हल्का सा दबाते हुए कहा था, इतना क्यों सोच रही हो? डरने की कोई बात नहीं है। सुतपा ने तुरंत जवाब दिया था, मैं क्यों सोचूंगी, और डरने की क्या बात है? तुम मुझे समझते क्या हो? दिलीप, तुमने सिर्फ उसी घमंडी और मगरूर लड़की को देखा। उसके पीछे जो एक और लड़की थी उसे तुम पहचान ही नहीं पाए। क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है? तुम अपने वादे की लाज नहीं रख पाए। क्या यही तुम्हारे मर्द होने का गुरूर है? इस मर्दानगी को लेकर दिलीप के साथ और भी कई बार बात हुई थी। चाहे पुराने जमाने की बात हो या आज के जमाने की, हर दौर का मर्द औरतों में सिर्फ एक औरत ही ढूंढता है। जस्ट वुमन, अ वुमनली वुमन। सुतपा ने जवाब दिया था, सिर्फ चाहने से क्या होता है? जो मर्द कहलाने के लायक होता है वही उस लड़की को पा सकता है और किसी का उस पर कोई हक नहीं होता। दिलीप, ये साबित हो गया कि तुम सच्चे मर्द नहीं हो। तुम चाहे विलायत जाओ, हजारों रुपए कमाओ और कितनी ही औरतों के साथ अय्याशी करो, पर मैं उसे मर्दानगी नहीं मानती। मेरी नजरों में मर्दानगी का मतलब कुछ और ही है। मेरे लिए सच्चे मर्द की तस्वीर और भी महान है। दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या रे, और कितनी देर सोएगी? 4 बज गए हैं। क्या चाय वाय मिलेगी या नहीं? दादू की आवाज थी। सुतपा ने जवाब दिया, उठ रही हूं दादू। फिर दरवाजा खोलकर बाहर आई और थोड़ा मुस्कुराकर बोली, चाय चाय करके बहुत चिल्ला रहे हो। किस्मत में होगी तो मिलेगी, वरना नहीं। दादू बोले, मेरी किस्मत तो सब तुम्हारे ही हाथों में है। लोग कहते हैं पत्नी की किस्मत से दौलत मिलती है। मेरे नसीब में न तो पत्नी हुई
न दौलत और न ही परिवार। अब अगर पोती की किस्मत से एक कप चाय भी न मिले तो क्या फायदा। देखते हैं आपकी किस्मत और मेरे हाथों का कमाल। सुतपा 2 कप चाय बनाकर दादू के सामने बैठ गई। चाहे कोई बच्चा हो या बूढ़ा, उसे बस किसी का साथ चाहिए था। वो अब और अकेली नहीं रह पा रही थी। और फिर क्या अकेले रहने का कोई उपाय है? अकेले होते ही एक और धोखेबाज मर्द सामने आकर खड़ा हो जाता है और सुतपा को एहसास दिलाता है कि वो कितनी बेबस है। वो कोई बदला नहीं ले सकती। जो इतनी दूर है उसका वो क्या बिगाड़ लेगी? पर क्या पास होता तो वो कुछ कर पाती? क्या सुतपा के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती? वाह, क्या शानदार चाय बनी है। पर तू इतनी देर से ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? इतने प्यारे चेहरे को बिल्कुल सड़े हुए घड़े जैसा बना रखा है। ऐसा है क्या? सच में मेरा चेहरा बहुत प्यारा है क्या? दादू बोले। ओ सुंदरी, ये बात तो तुम खुद भी जानती हो, फिर भी सुनने की तलब खत्म नहीं होती। अगर कोई आवारा भवरा भी कान के पास गुनगुनाए तो भी तुम्हें तसल्ली नहीं होती। दादू के कहने के अंदाज पर सुतपा थोड़ी हंसी और बोली, सच में मैं तुम्हें सुंदर लगती हूं। क्या उससे भी ज्यादा सुंदर जिससे तुम प्यार करते थे? दादू बोले। अरे फिर से तुलना क्यों कर रही है? तुम सब बेमिसाल हो। सुतपा बोली, मैं समझ गई, तुम असली बात नहीं बताना चाहते, इसीलिए ये सब मन बहलाने वाली बातें कर रहे हो। अब बताओ, जो मेरी नानी बनने वाली थी, वे आखिर क्यों नहीं बनी? क्या तुमने उन्हें मना कर दिया या उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया? दादू ने उदास चेहरा बनाकर कहा, क्या बताऊं, उन्होंने ही मुझे अपने लायक नहीं समझा। उन्होंने नहीं, बल्कि उनके पिता ने। उन्हें यह भरोसा नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी को खिला पिलाकर सुख और आराम से रख पाऊंगा। अच्छा किया, बिल्कुल सही किया, उनकी तो पक्का शादी हो गई होगी। दादू बोले, कब की हो गई? फिर भी तुम अभी तक उसी पराई औरत के ख्यालों में खोए रहते हो। खोया रहता हूं, बिल्कुल, पर अब वे सिर्फ एक औरत नहीं है, वे एक मां है, एक पत्नी है और दर्जनों पोते पोतियों की दादी नानी है। अब सिर्फ ख्याल ही नहीं करता, उनसे मिलने में भी कोई रोक टोक नहीं है। क्या तुम उनसे मिलने जाते हो? हाँ, कभी कभी जाता हूं। प्यार की बातें कैसी होती हैं? दादू हंसकर बोले, कैसी होंगी? मैं पूछता हूं। ओ जी, कैसी हो? और वे कहती हैं, जैसी देख रहे हो। सुतपा सोचने लगी कि क्या किसी दिन दिलीप और उसके बीच भी ऐसा ही रिश्ता होगा। बहुत बूढ़े हो जाने के बाद क्या सुतपा के मन में भी ऐसी ही शांति, माफी और बड़पन आ जाएगा? तब क्या होगा कौन जाने। अभी तो सुतपा वो सब सोच भी नहीं पा रही है। अभी तो बस यही सोच रही है कि किसी तरह बदला ले पाती। उस बदले का रूप कैसा होगा इसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। क्या दिलीप की बहन सुमी का अपमान करने से उसके दिल की जलन मिट जाएगी, या उसके पिता प्रफुल्ल बाबू के साथ बुरा बर्ताव करना ही इसका सही जवाब होगा, या फिर बैठकर उनके साथ फ्लर्ट करेगी और उन्हें हैरान कर देगी। अब तो उनके ससुर बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? अपनी इस अजीबोगरीब कल्पना पर सुतपा खुद ही हंस पड़ी। शाम ढलने लगी थी। फ्लैट्स के पास से गुजरने वाली सड़क जो अब तक लगभग सूनी थी, अब वहां रिक्शे और टैक्सियां चलने लगी हैं। लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई है। दादू शाम की सैर के लिए निकल गए। सुबह शाम उनका कुछ मील पैदल चलना तय है। कहते हैं इससे शरीर मजबूत रहता है। इस उम्र में मजबूत शरीर का वे क्या करेंगे ये वही जाने। थोड़ी देर बाद साधना ऑफिस से लौटीन। आज जल्दी लौट आई है। चेहरा गंभीर है। मां थोड़ी थकी हुई और पस्त लग रही है। सुतपा को कभी कभी मां के लिए बहुत दुख होता है। वो मां की इकलौती उम्मीद और सहारा है। सैकड़ों बेटों के बराबर एक बेटी बहुत लाड़ प्यार से पाला है। जिस उम्र में वे विधवा हुई थी और जैसा उनका रूप रंग और गुण था, वे आराम से दूसरी शादी कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुतपा ने सोचा अगर कर लेती तो शायद अच्छा ही होता। उनका एक और घर संसार होता, पति होता, और सुतपा को एक विधवा औरत की पूरी दुनिया बनकर नहीं रहना पड़ता। मां की हर बात अच्छी है, बस रोक टोक बहुत करती है। सुतपा अब बड़ी हो गई है, ये बात वे याद नहीं रख पाती और नहीं मानना चाहती है। बात बेबात सुतपा की निजी जिंदगी में ताक झांक करती है। बेटी की हर छोटी बड़ी बात उन्हें पता होनी चाहिए। पर क्यों? साधना बोली, तो तू घर पर ही है? हाँ, कहीं गई नहीं। सुबह एक बार गई थी। मां ने ऑफिस की साड़ी बदली, मुंह हाथ धोकर खुद ही चाय और नाश्ता बनाया। गैस का चूल्हा ले लिया है, उससे सब काम जल्दी हो जाता है। मां घर के काम के लिए कोई नौकरानी नहीं रखती। रखेंगी भी कैसे? किसी के साथ उनकी पटती नहीं।
और न ही उन्हें किसी के हाथ का काम पसंद आता है। सुतपा बस देखती रही कि माँ कितनी फुर्ती से काम कर रही है। वो उनकी मदद के लिए आगे नहीं आई। सुतपा जानती है कि माँ का जैसा मूड है उसमें उन्हें सुतपा का काम पसंद नहीं आएगा। साधना ने हुक्म देते हुए कहा, आ खाना खा ले। सुतपा बोली, तुम खा लो माँ, मैंने दादू के साथ थोड़ी देर पहले ही चाय पी है। चाय के साथ और क्या खाया है? सुतपा बोली, और क्या खाऊंगी, क्या हर वक्त खाने का मन करता है? साधना बोली, मन न करे तब भी खाना पड़ता है, बिना खाए सूख सूख कर कोई बीमारी पाल ले और फिर उसी बात पर तमाशा हो, चालाक कह रही हूं। बिना मन के सुतपा जाकर मेज पर बैठ गई। अगर नहीं खाएगी तो माँ खुद ही कोई तमाशा खड़ा कर देंगी। उससे तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत खा ही ले। खाने का नाटक तो किया जा सकता है ना, जैसे बिना सोए सोने का नाटक किया जा सकता है, वैसे ही बिना प्यार किए क्या प्यार करने का नाटक नहीं किया जा सकता। कौन जाने शायद सुतपा को अपनी बाकी जिंदगी ऐसे ही नाटक करते हुए बितानी पड़े। सुतपा को लगा कि हर प्यार में कहीं न कहीं कुछ दिखावा होता है, थोड़ा प्यार और थोड़ा दिखावा। अब खाने के लिए माँ जो इतनी मिन्नतें कर रही हैं, क्या इसमें कोई अति नहीं है? सुतपा जानती है कि इस वक्त माँ के दिल में ममता का कोई समंदर नहीं उमड़ रहा है, फिर भी वह दिखावा कर रही हैं और सुतपा को देखना भी पड़ रहा है। साधना बोली, प्रफुल्ल बाबू का फोन आया था। सुतपा पूरी और सब्जी खाती रही पर कुछ नहीं बोली। साधना ने खाते खाते कहा, उन्होंने कहा कि वे थोड़ी देर में आ रहे हैं। सुतपा चिढ़कर बोली, वे यहां क्या करने आएंगे? तुमने उन्हें मना क्यों नहीं कर दिया मां कि उनके आने की कोई जरूरत नहीं है? सुमी आई थी और मैंने उससे भी बात नहीं की। साधना ने बेटी की तरफ देखा, ये तेरी ज्यादती है, ये सब अचानक तो नहीं हुआ। क्या तुझे पहले से कोई इशारा या भनक नहीं लगी थी कि ऐसा होने वाला है? सुतपा बोली, मां तुमने पक्का मेरी चिट्ठियां चोरी छिपे पढ़ी है। तुम प्रोविडेंट फंड ऑफिस में क्यों पड़ी हो? IB डिपार्टमेंट में चली जाओ, बहुत जल्दी तरक्की करोगी। साधना बोली, मुझे क्या पड़ी है तेरी चिट्ठियां पढ़ने की? पहले तो दिलीप मुझे भी चिट्ठियां लिखता था, वहां की टोपोग्राफी और वहां की मशीनी जिंदगी के बारे में न जाने क्या क्या लिखकर बताता था। फिर सब बंद हो गया। सिर्फ दूसरे के लड़के को दोष देने से क्या होगा सुतपा? गलती तेरी भी है। उसके साथ बात पक्की होने के बाद भी तू कई लड़कों से मिलती जुलती रही, उनके साथ गपशप की, घूमी फिरी और फिल्में देखी। सब मेरे कानों तक पहुंचा है, तो उसके कानों तक भी पहुंच सकता है। उसके तो यहां दोस्तों की कोई कमी नहीं है। सुतपा बोली, उन्हें दोस्त मत कहो मां, वे तो मुखबिर है। मिली जुली तो क्या हुआ? क्या तुम अपने कुलीग से नहीं मिलती? क्या तुम प्रफुल्ल बाबू से नहीं मिलती? क्या मिलने जुलने का मतलब सिर्फ प्यार करना ही होता है, या प्यार का मतलब सिर्फ शादी करना होता है? साधना ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। खाना खत्म करके उन्होंने चाय का प्याला अपनी तरफ खींच लिया। थोड़ी देर बाद फिर शुरू हुई, रीजा के बारे में तो दिलीप ने तुझे पहले भी लिखा था। सुतपा बोली, हाँ लिखा था। किसी बंगाली लड़की से उसकी जान पहचान हुई है। दिलीप के बीमार पड़ने पर उसने उसकी बहुत देखभाल की थी। अपना कामकाज और कॉलेज छोड़कर उसने दिलीप को खाना बनाकर खिलाया था। तब से दोनों में दोस्ती है। वो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो पता ही नहीं था मां कि उसे एक नर्स, एक बावर्ची और एक धोबिन की जरूरत है, पत्नी की नहीं। साधना बोली, तू सच में कुछ नहीं जानती सुतपा। जरूरत पड़ने पर पत्नी को नर्स और बावर्ची भी बनना पड़ता है। ये सब बनकर भी पत्नी बना जा सकता है, ये सब बनकर ही पत्नी बनना पड़ता है। प्यार किसी वाटरटाइट कंपार्टमेंट में कैद होकर नहीं रह सकता। सुतपा सोचने लगी कि नाकामी किसकी है, जिसे सब कुछ बनने की तलब ही महसूस नहीं हुई। क्या ये सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है, या जो वो तलब जगह नहीं पाया उसकी भी गलती है? दरवाजे पर कॉलिंग बेल बजी। दादू हैं, प्रफुल्ल बाबू हैं, या कोई और? जब मां नहीं उठी न तो सुतपा को ही उठकर दरवाजा खोलना पड़ा। जिसका डर था वही हुआ। अनचाहे मेहमान प्रफुल्ल रंजन, चेहरा उदास और उतरा हुआ। पर इस अनजान और अधेड़ उम्र के इंसान की उदासी से सुतपा को क्या लेना देना? और फिर उनका दुख कितना सच्चा है इस पर भी तो शक है। सुतपा ने थोड़ा रुककर कहा, आइए। अपने रूखेपन को उसने छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। प्रफुल्ल बाबू बोले, क्या तुम्हारी मां आ गई है? सुतपा बोली, हाँ मां अंदर है, आइए। प्रफुल्ल बाबू बाहर वाले कमरे में आकर बैठ गए और बोले, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है, सुबह से ही कैसी उमस हो रखी है। सुतपा ने पंखा चलाते हुए कहा, मैं मां को बुला देती हूं। बुलाना नहीं पड़ा। साधना खुद ही बैठक वाले कमरे में आ गई
और प्रफुल्ल बाबू उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। सुतपा जा रही थी तो प्रफुल्ल बाबू बोले, जाओ मत, थोड़ी देर बैठो। सुतपा बोली, मां तो है ही। प्रफुल्ल बाबू बोले, सिर्फ मां के होने से काम नहीं चलेगा, आज मुझे तुमसे ही काम है। सुतपा ने थोड़ा उखड़ कर कहा, मुझसे? साधना ने बेटी की तरफ देखकर थोड़ी झुंझलाहट से कहा, जब वे कह रहे हैं तो बैठ जाना थोड़ी देर। सुतपा मां के पास ही बैठ गई, पर थोड़ी दूरी बनाकर। प्रफुल्ल बाबू बोले, तुमसे ही काम है, मेरा कसूर तो तुम्हारे ही साथ है ना। अब सुतपा को हंसी आ गई और वो हंसकर बोली, आपका क्या कसूर है? उसकी हंसी देखकर वे सज्जन शायद थोड़े घबरा गए, और सुतपा भी तो यही चाहती थी कि वे घबरा जाए। प्रफुल्ल बाबू थोड़े हैरान होकर बोले, क्या तुम्हें दिलीप की करतूत नहीं पता? क्या उसने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया? नालायक ने सब कुछ छिपा लिया। साधना ने एक बार बेटी की तरफ देखा और फिर प्रफुल्ल बाबू की ओर देखकर शांति से बोली, नहीं प्रफुल्ल बाबू, उसने हमें सब कुछ बता दिया है। प्रफुल्ल बाबू बोले, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि वह आप लोगों को भी बताएगा, पर देखिए तो क्या कान कर दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा होकर वो इतना बेदर्द और बेरहम कैसे हो गया। मेरा बेटा होकर एक बेकसूर लड़की को इस तरह कैसे चोट पहुंचा सकता है? जैसे प्रफुल्ल बाबू को ही तसल्ली की जरूरत हो, जैसे सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को पहुंचा हो। साधना बोली, आप क्या कर सकते हैं बताइए? हमारे बच्चों पर हमारा कितना ही जोर चलता है। पैदा होने से पहले हम अपने माँ बाप खुद नहीं चुन पाए थे, तो बच्चे पैदा होने के बाद हम सोचते हैं कि हम उसका बदला लेंगे, हम उन्हें अपनी पसंद के सांचे में ढालेंगे। पर क्या ऐसा होता है प्रफुल्ल बाबू? उनके बड़े होने पर हम उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। वे भी जैसे हमारे माँ बाप की तरह ही एक एक्सीडेंटल है। वे जैसे हमारे हाथों गढ़े हुए नहीं हैं, हमारी कोई भी छाप उन पर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम ही दूसरी बार बच्चे बनकर उनके घर में पैदा हुए हैं। ये शिकायत किसके खिलाफ है, ये समझने में सुतपा को देर नहीं लगी। बाकी दिन मां की इन बातों का वो विरोध करती है, पर आज चुप ही रही। साधना बोली, आप बैठिए प्रफुल्ल बाबू, मैं चाय लेकर आती हूं। सुतपा बोली, तुम क्यों जा रही हो? मैं चाय ले आती हूं। साधना ने थोड़ा हंसकर कहा, क्या तू मुझसे अच्छी चाय बना सकती है? साधना के जाने के बाद प्रफुल्ल बाबू थोड़ी देर चुप बैठे रहे। सुतपा को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। बेटे की इस हरकत पर शर्मिंदा और दुख में डूबे इन बेबस और लाचार सज्जन को देखकर उसे दया भी आई और थोड़ी हंसी भी आई। सुतपा ने एक बार सोचा कि उनसे कह दे कि प्रफुल्ल बाबू, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बात कुछ इतनी बड़ी भी नहीं है। हमारे ख्यालात थोड़े मिलते थे तो हम करीब आ गए थे, फिर जब देखा कि वह मेल कोई बहुत बड़ा मेल नहीं है तो हम खुद ही दूर हो गए। शादी के बाद ये सब नहीं हुआ, ये तो बल्कि अच्छा ही हुआ। उसमें आपको और भी ज्यादा दुख होता। दिलीप से पहले मैंने ही कही और शादी नहीं कर ली, ये भी अच्छा ही हुआ। उसमें भी आपको बहुत दुख होता। सुतपा ने सोचा कि एक कड़ी सर्जरी करके इस बीमार और थके हुए इंसान को ठीक कर दे, पर प्रफुल्ल बाबू के उदास और दुख भरे चेहरे को देखकर वह ऐसा कर नहीं पाई। प्रफुल्ल बाबू बोले, मैं समझ रहा हूं सुतपा कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ। बहुत दिनों से तुम दोनों के बीच गलतफहमियां पनप रही थी, पर उन्हें सुलझा लिया जाता तो अच्छा था। क्या उसे सुलझाया नहीं जा सकता था सुतपा? सुतपा ने प्रफुल्ल बाबू की तरफ देखा। उसे अचानक लगा जैसे ये दिलीप की ही आवाज हो, जैसे दिलीप का ही एक बहुत पुराना और थका हुआ रूप उसके सामने बैठा हो। दिलीप का बीता हुआ कल और उसका आने वाला कल भी। क्या दिलीप भी एक दिन बूढ़ा होकर उसके पास ऐसे ही आएगा जैसे दादू अपनी उस दोस्त के पास जाते हैं? क्या दिलीप भी एक दिन ऐसे ही दर्द भरे लहजे में मिन्नत करते हुए कहेगा कि क्या सारी गलतफहमियां सुलझाई नहीं जा सकती थी सुतपा? प्रफुल्ल बाबू कहने लगे, फिर भी दिलीप की जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या तुमने उससे कहा था कि तुम शादी कर लो? सुतपा ने ना में सिर हिलाया। प्रफुल्ल बाबू बोले, क्या तुमने उससे कहा था कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें आजाद कर दिया? सुतपा ने फिर ना में सिर हिलाया। प्रफुल्ल बाबू बोले, तो फिर उसी का कसूर ज्यादा है, पर मैंने कभी अपनी तरफ से किसी का साथ नहीं छोड़ा सुतपा। जहां तक मुझे याद है मैंने किसी दोस्त को चोट नहीं पहुंचाई बल्कि चोट खाई है। दुख दिया नहीं बल्कि दुख सहा है। अगर मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की भी है तो वो बस मेरी हद से ज्यादा मोहब्बत की ज्यादती है जो मेरे बस के बाहर थी। प्रफुल्ल बाबू की पिछली जिंदगी यहां बिल्कुल बेमानी है, पर सुतपा अपने मुंह से ये बात कह नहीं पाई। अपनी भी कुछ गलती है ये भी सुतपा मान नहीं सकी। उसे लगा कि वह भी यहां बेमानी है।
सुतपा को लगा कि जो लड़की सिर झुकाए प्रफुल्ल बाबू के सामने बैठी है वो कोई और ही लड़की है। वो पूरी तरह से बस एक लड़की है जिसे दिलीप ने चाहा था पर जो उसे समझ नहीं पाई। एक लड़की जो प्यार देना चाहती थी पर दे नहीं सकती थी, इसीलिए दे नहीं पाई। पाना चाहती थी पर लेना नहीं जानती थी, इसीलिए ले नहीं पाई। प्यार न दे पाने और न ले पाने के दुख में डूबी हुई एक लड़की को सुतपा ने अपने अंदर महसूस किया और इसी पल जुदाई के दर्द में डूबा एक आंसुओं भरा लम्हा पहली बार छलक आया। प्रफुल्ल बाबू भर्राई हुई आवाज में कहने लगे, तुम खुश रहोगी सुतपा, तुम जरूर खुश रहोगी। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं और कुछ तो कर नहीं सकता, बस दुआ ही दे सकता हूं। आज के इस दुख को तुम भूल जाओगी, तुम फिर से प्यार करोगी, पति और बच्चों के साथ अपनी गृहस्थी बसाओगी। फिर वे जैसे अपने आप से ही कहने लगे, प्यार पूरी जिंदगी में कितनी बार और कितने रूपों में इसका आना जाना होता है। क्या इस तजुर्बे का कोई निशान बाकी रहता है? कभी लगता है कि नहीं रहता, कुछ भी नहीं बचता, और कभी लगता है कि रहता है। हर तजुर्बा हमें कुछ न कुछ दे ही जाता है, कुछ भी बेकार नहीं जाता। सुतपा सोचने लगी कि कौन जाने इस तजुर्बे की उसकी जिंदगी में कोई कीमत रहेगी भी या नहीं। बहुत बहुत दिनों बाद जुदाई की इस तड़प के खत्म होने पर क्या वो उन छोटे छोटे खुशी के पलों को फिर से जी पाएगी? प्रफुल्ल बाबू बोले, अरे ये क्या सुतपा, तुम रो रही हो? छी, ये देखो, अरे तुम लोग तो आज के जमाने की हो। उन्होंने बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रखा। सुतपा को लगा कि एक प्यार की मौत पर रोने वाला एक और साथी उसे मिल गया है। पर्दा हटाकर साधना अब कमरे में आई। सुतपा ने देखा कि मां ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आई है। समाप्त।